नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम हिंदी से आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से। और भारतीय बाजारों पर नजर डालिए। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी वाला सत्र। निफ्टी बैंक भले ही थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया हो, 90 पॉइंट का नुकसान यहाँ पर, लेकिन मिड कैप्स और दिग्गज निफ्टी में आप देखिए रुझान तेजी का ही बना है। 19,544 के आसपास इस समय डे हाई के ही करीब निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में ज्यादा जोर देखने को मिला है। तो आज की गैप अप ओपनिंग के बाद आप ध्यान रखें कि इंडेक्स थोड़ा सा फंसा जरूर है, स्टिकी ट्रेड है उन लेवल्स पर, लेकिन मोमेंटम मिड कैप्स में एक बार फिर लौट कर आ रहा है। रियल एस्टेट, फार्मा, ऑयल एंड गैस, ये 3 पॉकेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन, सबसे ज्यादा तेजी बनती दिखाई दी है। तो आज की क्या हो क्लोजिंग रणनीति, उस पर जानकारों से डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इस सेटअप को समझ लेते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। क्लियरली थोड़ा सा कंसोलिडेशन जा रही है, लेकिन ट्रेंड अभी भी मजबूती का। देखिए हर्षा, गुड आफ्टरनून। ये बात जो आप कह रहे हैं ट्रेंड मजबूत निफ्टी का, नो डाउट अबाउट दैट, बिल्कुल बात बिल्कुल सही आपने कही। बट बस हमें थोड़ी कमी खल रही है बैंक निफ्टी के मोमेंटम में, जिस अभाव को हम देख पा रहे हैं वो कमी हमें डेफिनेटली खल रही है। देखिए इस वक्त हर्षा निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स डे हाई पर है, निफ्टी फार्मा डे हाई पर है, आईटीसी डे हाई पर है। उसका एक एडवांटेज मेरे को लगता है निफ्टी को मिलना चाहिए, निफ्टी को मिलना चाहिए। तो सुबह की जो अप्रोच थी, स्टे लॉन्ग बाय द डिप्स टुवर्ड्स 19,350 400 बेस 1 तक के, आप हैं तो लॉन्ग रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्यूचर्स में थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा होगा हर्षता, दैट विल कम अराउंड आई थिंक 20 डेमा के आसपास, जो कि हमारा निफ्टी पर अलाइंड है अप्रॉक्सीमेटली 19,360 के जोन में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड होगा हर्षता, लगभग 100 पॉइंट की वैल्यू एट रिस्क होगी। बट अगर आपको 19,500 के ब्रेकआउट को देखना है, जो कि शायद आज संभव नहीं लगता, और आपको कल भी ट्रेड को कैरी करना है, तो मेरे ख्याल से आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बैंकों की सुस्ती खल रही है। और एक इस दिन की प्लेसमेंट, इट्स वेडनेसडे। आप देखिए जरा निफ्टी के सेटअप को हर्षता, आप कॉल राइटर्स के और पुट राइटर्स के जोन को देखिए। आप देखिए एट द मनी कॉल को 19,450, आप 19,500 को देखिए, 19,550 को देखिए, बहुत स्ट्रांगली, कल भी बहुत स्ट्रांगली ग्रिप कर रखा था। आप दोनों की स्ट्राइक के आउटस्टैंडिंग वाई को देखिए, ये करीब 1 करोड़ 2 करोड़ 40 लाख है। दैट्स ह्यूज। आई मीन ये इंडिकेट करता है कि 19,480 से लेके 510 एक बहुत स्ट्रांग सप्लाई जोन होगा। मैं ये नहीं कह रहा इसके मद्देनजर कि आप यहां पर एक फ्रेश लॉन्ग कर लीजिए, जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे रखिए, बट याद रखिएगा अभी के लिए फॉर द डे एंड फॉर टुमारो रिवॉर्ड पोटेंशियल्स को थोड़ा सा स्क्यूज्ड रखिए, कम रखिए। क्यों? क्योंकि 2 बड़े कॉल राइटर्स सामने खड़े हुए हैं। बट स्टे लॉन्ग की अप्रोच रहेगी हर्षता ऑन निफ्टी। एक बार राइटर साहब फिर लेके आएंगे क्या इंटरडे बेसिस पे, क्या पुट राइटर्स का कन्विक्शन ऊपर आया क्या, उसको देखते हैं। कल क्लोजिंग के मुताबिक 19,300 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर थे 78 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ। जरा एक बार फिर से 3 स्ट्राइक्स लेके आइएगा। फिर 3 स्ट्राइक्स अगर आप देखें तो 19,450 की स्ट्राइक में आज अच्छी पुट राइटिंग है, लेकिन उससे बड़ी पुट राइटिंग 19,400 पे है। 83 लाख इंटरडे में जुड़े हैं, यानी एक रीजनेबल स्टॉप लॉस 19,360 380 के जोन में होगा, कंसिडरिंग पुट राइटिंग इन 19,400। हर्षता एक बात याद रखिएगा, निफ्टी भले ही 19,500 पे स्ट्रगल करे, वो एक कॉल राइटर्स का जोन है, बट निफ्टी टेक्निकली अब सारे एवरेजेस के ऊपर है। हमारा लास्ट मूविंग एवरेज वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम इस वक्त क्रॉस करके 10 पॉइंट के फ्रैक्शन से ट्रेड कर रहे हैं। इट्स ओनली एक्सपायरी प्रेशर, स्टे लॉन्ग, स्टॉप लॉस 380 360। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक कल लेटर हाफ में टुवर्ड्स क्लोज अच्छा मूव दिया, बट हर्षता आप यकीन मानिए HDFC बैंक का ना चलना और SBI का मोमेंटम ना क्रिएट करना इसको खल रहा है। कॉल राइटर्स ने, पुट राइटर्स ने इसको बहुत बहुत, अगर आप देखें, जिसे कहते हैं ना, एक टाइट रेंज में ग्रिप करके रखा हुआ है। लेके आइए जरा प्लीज 6 कॉल्स और पुट्स। आप देखेंगे कि 43,800, 700, 900, 44,000 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 44,000, 1 करोड़ 43,800 पे 1 करोड़ 53 लाख। और इवन हर्षदा आप जरा देखिएगा 43,700 को, आई मीन इसके कन्विक्शन को देखिए आप, 2 करोड़ 20 लाख, दैट्स मोर देन इनफ। और नीचे 43,500 पे करीब 1 करोड़ 63 लाख। मुझे डे ट्रेडर के लिए यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा हर्षता, ये टिपिकल ऑप्शन राइटर का इंडेक्स बन गया है। अगर बैंक निफ्टी में कोई स्विंग आना है तो इसको स्पॉट को, निफ्टी बैंक स्पॉट को कुछ देर
टिक कर ट्रेड करना पड़ेगा 43,760 780 के ऊपर। टिल द टाइम हर्षदा मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, बट नो फ्रेश ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी। अगर आप लॉन्ग है तो रहिए, निफ्टी पे लॉन्ग रहिए। निफ्टी ज्यादा अच्छी शेप में है इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, आई थिंक इट्स एक्सपायरी और डे आफ्टर टुमारो, लेकिन इस जोन से निकलना इसका पॉसिबल लगता है। हर्षदा, तो निफ्टी बैंक का थोड़ी सी मुनाफा वसूली के ग्रिप में अभी भी, लेकिन निफ्टी ज्यादा बेहतर पोजीशनड है। अच्छा, कुछ देर पहले हम अनुज की वार्ता सुन रहे थे देश के दिग्गज फंड मैनेजर्स के साथ, और सीधे एनएसई से अब अनुज जुड़ भी रहे हैं कार्यक्रम में। अनुज, मेरे को वो स्टेटमेंट सबसे अच्छा लगा कि भारत को बने रहना चाहिए, स्पेशली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के लिहाज से, जितनी स्ट्रेंथ इस इकोनॉमी में देखने को मिली है और जिस कन्विक्शन से दरअसल रिटेल निवेशक इस बाजार में पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल हर्षदा, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि फंड मैनेजर्स के साथ जो आज मेरी बात हुई उससे एक चीज़ क्लियरली निकल कर आ रही थी कि इस समय ज़्यादा कॉन्फिडेंस लार्ज कैप्स में और मिड कैप्स में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, स्मॉल कैप्स में और थोड़ा कम है, माइक्रो कैप में काफ़ी कम है, और एसएमई में तो एक तरीके का बबल है। ये एक चीज़ क्लियरली निकल कर आ रही थी। दूसरी चीज़ ये निकल कर आ रही थी कि जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं मार्केट के, आप उनकी लिस्ट बना लीजिए। मैं उनको जैसे ऋतिक स्टॉक कह के बात कर रहा हूँ, मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि उन पर आप फोकस कर सकते हैं, और उनका आप 2 साल का रिटर्न देखिए। उस बास्केट ने 2 साल में फिक्स डिपॉजिट से भी कम रिटर्न्स दिए हैं, और ऐसा नहीं है कि उनकी अर्निंग्स कोई कम हुई हैं। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि अब ना हर्षदा, निफ्टी के चलने का टाइम आ गया है, और यही एक रीज़न है कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि निफ्टी आपको बहुत शानदार मूव्स देगा। आज का ही मूव देख लीजिए आप, आज निफ्टी ने फिर हायर हाई और हायर लो बनाया। अब अनलेस लास्ट के 1.25 घंटे में मार्केट कंप्लीटली कोलैप्स हो जाए, जिसका कि चांसेस कम है, तो 19,444 और जो एक मेरा एक व्यू है कि 19,540 550 पर शायद एक हल्का सा स्ट्रगल होगा मार्केट के लिए, उसके बाद सीधा 19,800, उस पर मैं अभी भी स्टक हूँ। बस एक चीज़ है, आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने निराश किया। आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने इसलिए भी निराश किया क्योंकि थोड़ी एक्सपायरी थी, इसकी वजह से, प्लस HDFC बैंक और ICICI बैंक नहीं चले। लेकिन अगेन ये ट्रेडिंग अप्रोच है, मार्केट की अप्रोच। अगर आपको पैसा बनाना है इस मार्केट में, आपको बने रहना होगा इस मार्केट में। देखिए, इस मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी बीच बीच में, लेकिन आप उनको टाइम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पास साइड पर रखिए। जब भी मार्केट बड़ी करेक्शन दे, 20% पैसा उसमें डाल दें, 5 अलग अलग हिस्सों में रखें, हर बड़ी करेक्शन पे डाल दें, बाकी SIP कंटिन्यू करें। ये एक मंत्र है, इस मंत्र से अच्छा पैसा बनता है, और आज सारे फंड मैनेजर्स ने भी ऑलमोस्ट उसी चीज को रिट्रेट किया है। इनफैक्ट जितना लॉन्ग टर्म सोचेंगे, और लार्ज कैप्स में इस समय शायद पैसे लगाने का और भी बेहतर मौका है, जो हमने इस पूरे साल देखा था मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में लोगों ने एंजॉय किया। अनुज, लेकिन जो पॉइंट आपने बैंकों की कही, आज भी देखिए एक्सपायरी के दिन ऊपरी लेवल से कुछ कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार आप यही कह रहे थे कि देखिए निफ्टी में ज्यादा कन्विक्शन है वीज़-वी निफ्टी बैंक। आज कुछ सेकंड हाफ या फिर लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में कुछ टर्न, कुछ स्विंग की उम्मीद? बहुत कहना टफ होगा हर्षदा, क्योंकि 2 कारणों से। एक तो पिछले 45 मिनट से मैं उस इंटरव्यू में था, तो उतना मैंने मार्केट एक्शन देखा नहीं है। दूसरा एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे ना सब कुछ गैम्बल की तरह होता है। मैं बस बैंक निफ्टी पे एक चीज बोलूंगा, अगर आप एक रिस्क ले सकते हैं 43,200 का, तो हर डिप में थोड़ा थोड़ा, हर 43,300 तक की डिप में थोड़ा थोड़ा खरीदिए। लेकिन एक चीज से बचिए, सेम डे ऑप्शन से। आप आज का ऑप्शन मत लीजिए, आप अगले हफ्ते का या महीने के एंड का बैंक निफ्टी का अगर कॉल ऑप्शन लेना चाहें या फ्यूचर्स में लेना चाहें, वो आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप 43,200 का स्टॉप लॉस लगा सकें बैंक निफ्टी में। 43,200 क्या है? आपका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको हमने अब क्रॉस कर लिया है। अब वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। अगर वो प्रोटेक्ट हो रहा है तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन का और कंसोलिडेशन, उसके बाद बैंक निफ्टी तैयार है ब्रेकआउट करने के लिए, 44,500 45,000 जाने के लिए। उसका एक बड़ा कारण है, अब से कुछ दिनों के बाद मार्केट प्राइसिंग करना शुरू करेगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जो मुझे लग रहा है इस बार काफी डविश होगी, क्योंकि फेड डविश था, प्लस हमारा खुद का इन्फ्लेशन काफी बिनाइन रहा है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि, हालांकि मेरा कन्विक्शन निफ्टी में ज्यादा रहा है, क्योंकि मैं प्राइस पैटर्न को फॉलो करता हूं। मुझे जिस दिन प्राइस बोलेगा कि बैंक निफ्टी में कन्विक्शन आ गया, मैं उस दिन शिफ्ट हो जाऊंगा बैंक निफ्टी में। अभी निफ्टी में कन्विक्शन ज्यादा है, लेकिन अगर आप एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहते हैं, तो 43,200 के स्टॉप के साथ 44,500 में बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है एक ओपन हुआ है। वो ट्रेड शायद इस महीने के सेकेंड हाफ में प्ले आउट होगी।
जी हाँ, इंटरेस्टिंग ट्रेड्स बनते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा निफ्टी बैंक को अपनी चाल को दुरुस्त करने के लिए। आज के लिहाज से देखें तो निफ्टी बैंक जो है वो अब 150 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हर टिक के साथ यहाँ पर दरअसल कुछ पोजीशंस हल्की होती दिखाई दे रही हैं। निफ्टी बैंक के अगर आप कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे तो वहां पर आपको साफ दिखेगा कि कहां से प्रेशर बन रहा है। आज आप गौर करेंगे एचडीएफसी बैंक का योगदान है तेजी की तरफ, लेकिन क्या नीचे खींच रहा है? आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस और फेडरल बैंक, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो दरअसल निफ्टी बैंक पर आज प्रेशर डाल रहे हैं। और आईसीआईसीआई बैंक ने ही ज्यादातर दबाव डाला है। वो 155 पॉइंट की गिरावट के पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा योगदान आईसीआईसीआई बैंक का ही है। तो निफ्टी बैंक में अब यहां से क्या संकेत पढ़ें, स्टॉक्स में स्पेशली क्या मूव बनते हुए दिखाई देंगे और इस समय के ट्रेड्स क्या है, चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। राजेश सातपुते, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, गौरांग शाह, रुचित जैन सब तैयार हैं आज के ट्रेड्स के लिए। मानस, सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक पर मैं एक राय लेना चाहूंगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिखरा है आज निफ्टी बैंक के इस फॉल में। तो देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि यहाँ पर लगातार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 945 और 950 की रेंज में। गिरावट बढ़ी है, 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया, लेकिन मेरा समझना है कि आईसीआईसीआई बैंक में करंट लेवल से बहुत बड़ी गिरावट देखने को शायद नहीं मिलेगी। आई थिंक इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। तो 200-डे मूविंग एवरेज 924 है, तो 924 रुपए के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जब रिकवरी देखने को मिलेगी तो वापस 950 के स्तर भी देखने को मिलेंगे और शायद उसके ऊपर 962-965 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो अभी तक के लिए तो मेरा समझना है कि इस गिरावट पे खरीदारी करनी है, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस 924 रुपए का जरूर लगाइए। ओके, अच्छा, अब 2 दिन पहले ही आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप इतना अच्छा था कि पूछिए मत, अभी कंप्लीटली बैकफुट पे है। प्रकाश गवा सर, नमस्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा सर, कन्विक्शन कॉल इस वक्त की? नमस्कार वीरू। वेल, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है टीवीएस मोटर। ट्रेड कर रहा है 1641 पर। मेरे ख्याल से स्टॉप लगा देना चाहिए 1635 का बस टीवीएस मोटर पर। टारगेट 1660 के नजर आ रहे हैं। सेटअप सही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, नियर ऑल टाइम हाई है टीवीएस मोटर। इस मोटर पर एक बाय कॉल, काबा साहब की है पिक तेजी वाली। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए मेरी नज़र है पर्टिकुलरली कैपिटल गुड्स पे। मुझे लगता है ये सेक्टर थोड़ा अच्छा कर रहा है और अच्छा करेगा आगे चल के। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक चुनना है तो एट दिस लेवल मुझे लगता है लार्सन एंड टुब्रो ये मेरा टॉप पिक रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 2970 का, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो रहेगा 3060 इनिशियली, 3060, एंड उसके बाद 3100। तो कैपिटल गुड्स पे नजर है। एक बाय कॉल राजेश सातपुते का आता हुआ एलएनटी बाय साइड का ट्रेड। अच्छा मानस, वैसे आपने आईसीआईसीआई बैंक पर तो साफ राय दे दी है कि जब तक 924 ना टूटे आप बने रहें, डिप पर खरीदारी का मौका है। आपका इस समय कन्विक्शन कॉल क्या है? देखिए, मेरा कन्विक्शन कॉल अशोक लेलैंड है। अशोक लेलैंड के अगर पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का। 20-डे और 100-डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, वहां पर काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल्स पे अशोक लेलैंड में खरीदारी करनी चाहिए। 170.90 ये कैश लेवल्स हैं। 170.90 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे और टारगेट 178 के रहेंगे अशोक लेलैंड में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 175 वाला कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है। उसके भाव करीब 3 रुपए 65 पैसे के आसपास चल रहे हैं, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और आपके टारगेट 6 रुपए 25 पैसे के आसपास के रहेंगे। ओके, और 3 ट्रेड्स हो गए अब तक प्रकाश का सर, राजेश जी के, और साथ साथ मानस के। रुचित के पास चलते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपका ट्रेड क्या है इस समय के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, खरीदारी की सलाह रहेगी एफएमसीजी स्पेस में से एचयूएल पे। सो प्राइमरली हम देख रहे हैं कि मार्केट्स थोड़े से रेजिस्टेंस के आसपास है, जो 19450-500 का जोन है, जहां पे कॉल राइटिंग की पोजीशंस काफी है। सो मे बी हम या तो टाइम वाइज करेक्शन या 2-3 ट्रेडिंग सेशन का कंसोलिडेशन या एक माइनर डिप यहाँ से देख सकते हैं। बट लेकिन ऐसे फेज में जो डिफेंसिव स्पेस है, जैसे फार्मा हो गए, एफएमसीजी हो गए, आई थिंक वहां पे क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। सो इन दोनों ही सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव है। तो एचयूएल विद इन दिस सेक्टर लग रहा है कि नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव यहाँ से आ सकता है। तो 2490 के स्टॉप लॉस से एचयूएल में खरीदारी करिए 2560 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। तो ये फिलहाल 2560 के टारगेट के लिए एचयूएल में तेजी का ट्रेड। और
अब ये जो अनुज बार बार कहते आ रहे हैं ना कि ऋतिक स्टॉक्स उसमें एक HUL भी है, दूसरा वाला पहला वाला तो ऑफ कोर्स HDFC बैंक है। ये आपके लिए रुचित की पिक। गौरांग शाह, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जो कुछ समय पहले खबरों में थी, चर्चा में भी थी, सिप्ला, यहाँ पर खरीदारी की राय है। ये बुनियादी तर्क के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, और एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य, अगर आप के पास समय की थोड़ी बहुत पाबंदी है, तो मध्यम अवधि में करीबन 1420 1450 तक के लक्ष्य हमें लग रहे हैं सिप्ला के ऊपर। एक मौका अच्छी खासी खरीदारी करने का, और आज वैसे भी हमने देखा है कई सारे फार्मा काउंटर्स में रफ्तार देखने को मिली है, एक आउट परफॉर्मेंस रहा है। अच्छा, फार्मा के साथ ही रहते हैं दो काउंटर्स जो मैंने भी नोट किए और इन पर चर्चा करनी बनती है। एक है इप्का लैब्स, स्टॉक आप देखेंगे तो 5.5% तक का इजाफा दिखा रहा है। दूसरा है एल्केम लैब्स, और एल्केम लैब्स कल चल चुका है, आज गाइडेंस में थोड़ा सा रिवर्सल ऊपर की तरफ इन्होंने किया। हाउएवर Q2 का गाइडेंस एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर देखने को मिल रहा है, और वो स्टॉक आज एक फॉलो थ्रू दिखाता हुआ नजर आ रहा है। रुचित, इप्का जो आज का नया फ्रेश ट्रेड दिख रहा है, इस पर एक व्यू बताइएगा आप, और गाबा साहब एल्केम का चार्ट देखकर आप रखिए। रुचित बताइए इप्का लैब्स। ये ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। आप मैं जस्ट देख रहा था कि कैश मार्केट में लास्ट 1.5-2 महीने से स्टॉक में जब भी करेक्शंस आए हैं तो 40 डेज का EMA भी स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया, और जो मोमेंटम अभी पिकअप हो रहा है वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में कैश सेगमेंट में हो रहा है। इवन F&O सेगमेंट में अच्छे लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक में हो रहे थे। यूजुअली जो कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पे कैश मार्केट में वॉल्यूम्स के साथ बाइंग होता है और फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप होता है, तो ऐसे स्टॉक्स अच्छे आउट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो हाई लेवल्स पे 1100 से 1120 के अराउंड के टारगेट जो प्रीवियस स्विंग हाइस के है, वहां तक ये स्टॉक आई थिंक ये रैली कंटिन्यू करनी चाहिए। तो कोई पोजीशंस है तो डेफिनेटली होल्ड करें। फ्रेश बाइंग करनी है तो छोटे मोटे डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो ऑन डिप्स स्टॉक में फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। ओके अच्छा, इस बीच याद रखिएगा सारी की सारी OMCs जिसे कहते हैं ना, आई मीन अपने करियर का बेस्ट ट्रेडिंग स्विंग देख रही हैं, मतलब इस दौर का। HPCL एट डे हाई, BPCL एट डे हाई, वाइब्रेट कर रही है पूरी स्क्रीन इस वक्त। डायरेक्टर साहब एक बार एक काम कीजिए, HPCL की 300 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा। मेरा कुछ और भी ट्रेड देखने का मन कर रहा था, बट कभी कभार मोमेंटम पे दाव खेलने का मन करता है। मानस, आई थिंक मैं सिर्फ बात कह रहा हूँ, अल्टीमेटली राय आप ही की होगी। ये जरा HPCL या फिर 390 BPCL, दोनों में से कौन सी कॉल ले सकते हैं? ये ट्रेड कर रही है 11 रुपए पे HPCL की, किसी की 10 पे 96 पे ट्रेड कर रही है, और वो 390 की BPCL की। इन दोनों में से क्या ग्रिप करनी चाहिए इस वक्त? देखिए, दो पैटर्न तो दोनों के पॉजिटिव है। हालांकि 2 दिनों में एक बड़ा मूव देखने को मिला है, लेकिन पोटेंशियल तो यहां से भी लगता है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो मैं HPCL की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 308 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला तो आपको शायद 15-20 रुपए का आपको वॉर देखने को मिल सकता है। इसलिए एट द मनी कॉल ऑप्शन HPCL का लिया जा सकता है। 300 वाला कॉल ऑप्शन 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 6 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अगर वैसा आपको मूव देखने को मिल जाएगा तो इस ऑप्शन में शायद आपको 25 से 30 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ बेट लेना चाहिए। 300 वाला कॉल ऑप्शन HPCL का लेना चाहिए, पर 6 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए HPCL पर एक व्यू। 300 का कॉल लेकर चले। एक मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में एक तरफा तेजी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में बनती दिखाई दी है। चलिए अब बात करते हैं बलरामपुर चीनी की। दूसरी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। कंपनी को 29 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 106 करोड़ का मुनाफा रहा है। रेवेन्यू में 38% तक की वृद्धि देखी गई है। मार्जिन्स में अच्छा उछाल देखने को मिला। तो ओवरऑल हर पैमाने पर दरअसल कंपनी की डिलीवरी बहुत मजबूत रही है। अब आगे का आउटलुक क्या है? हमारे साथ कंपनी के CFO प्रमोद पटवारी जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आपके लिए। यहाँ पर शुगर बिजनेस ने डिलीवर किया और मेरे ख्याल में डिस्टिलरी बिजनेस ने भी डिलीवर किया है। किसका कितना प्रदर्शन रहा है, पहले अगर वो बता सके। गुड आफ्टरनून। शुगर एंड डिस्टिलरी दोनों का ही परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। बीते वर्ष जो कि 2022-23 में शुगर क्रशिंग हमारी 16% करीब बढ़ के आई थी, जिसके कारण हमारे पास फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी थी। इसके चलते हमें क्वार्टर में शुगर की वॉल्यूम एज वेल एज डिस्टिलरी दोनों की वॉल्यूम में काफी इजाफा हुआ।
ओके अच्छा सर, अब एक एक करके बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्टिलरी सेगमेंट में बात करते हैं पटवारी साहब, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नंबर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हैं। टोटल एक तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा पूरे रेवेन्यू में, प्लस सर ये जो मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री है इस बार बहुत स्ट्रांग रही, क्या आने वाले अगले क्वार्टर में भी या 2 क्वार्टर्स में, आई मीन इसके बाद के, ये मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री आप मेंटेन कर पाएंगे डिस्टिलरी सेगमेंट में? ओके, सो देखिए स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स के पीछे 2 कारण रहे हैं, चाहे वो शुगर हो चाहे डिस्टिलरी हो। फर्स्ट क्वार्टर में पिछली साल के कंपैरिजन में यदि अपने देखें, सेकंड क्वार्टर में भी हमारा वॉल्यूम काफी कम था क्योंकि हमारे पास फीड स्टॉक नहीं था। इस बार सिंस हमारे पास फीड स्टॉक था तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ऑन द लोअर साइड, और हमारी जो रियलाइजेशंस है, शुगर की रियलाइजेशंस एज वेल एज डिस्टिलरी की रियलाइजेशंस बढ़ी हुई आई है। 1 साल पहले जो हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्रोग्राम किया था डिस्टिलरी का, उसका फुल बेनिफिट अब इस क्वार्टर में आया। आउटलुक की यदि बात करें तो हमने आउटलुक दे रखा है कि डिस्टिलरी में पूरे साल हम मार्च 24 के अंदर करीब करीब 28 करोड़ लीटर्स का सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ENA। इसमें से 16 करोड़ हमने फर्स्ट क्वार्टर में ही, फर्स्ट हाफ में ही अचीव कर लिया है। शुगर वॉल्यूम की यदि अपने बात करें तो फर्स्ट हाफ में हमने 49 लाख क्विंटल सेल किया है, विच इज 10% हायर देन लास्ट ईयर। सो 10% की वॉल्यूम ग्रोथ ऑलरेडी हमें दिख रही है। इस साल शुगर का जो प्रोडक्शन कंट्री में हमें लग रहा है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में थोड़ा डाउन लग रहा है, एंड यूपी में बढ़ के आएगा। तो यूपी में यदि शुगर अवेलेबल रहेगी तो नेचुरली हमें ही डिस्पैचेस के लिए कितना ज्यादा मिलेगा। सो हम देख रहे हैं कि 10% करीब वॉल्यूम ग्रोथ वहां भी आ सकती है। ओके अच्छा सर, मैं एक सैद्धांतिक प्रश्न इस पूरी इंडस्ट्री के लिए पूछना चाहूँगा आपसे। इन प्रिंसिपल शुगर केन अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग को लेकर आपका आउटलुक क्या है? पिछले कुछ समय में क्या टफ रही है दोनों ही? एज फार एज शुगर केन प्राइसिंग की यदि बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी इस साल 10 रुपए बढ़ा दिए हैं FRP। यूपी गवर्नमेंट ने इस साल के लिए SAP में अभी कोई डिसीजन लिया नहीं है। हमें लगता है कि इस मंथ में वो भी डिसीजन आ जाएगा। पास्ट कंडक्ट यदि हम देखते हैं तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट का एक काफी रैशनल अप्रोच हो गया है जब वो लोग शुगर केन की प्राइस के ऊपर बात करते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि शुगर केन अवेलेबिलिटी को लेके, तो ये यूपी में वंडर वैरायटी जिसे हम लोग कहते हैं 238 वैरायटी थी, जिसमें कि पेस्ट अटैक के कारण पिछले 2 या 3 सालों में काफी नुकसान हुआ था। तो बलरामपुर ग्रुप ने लास्ट 2 वर्षों में काफी काम किया है। हमने एक वैराइटल का रीबैलेंसिंग कर लिया है और ये 238 की वैरायटी है, वो हमारी बास्केट में आज सिर्फ 25% रह गई है, जो कि पहले करीब करीब 85%। तो हमें नहीं लगता है कि इस साल आने वाला जो अभी क्रशिंग सीजन है जो 23-24 है और 24-25 में बलरामपुर को केन अवेलेबिलिटी में लेके कोई इशू आने वाला है। कारी साहब, सरकार शायद सोच रही है कि वो एक्सपोर्ट पर जो पाबंदी लगी थी वो बरकरार रखे, उसका कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, या फिर इंडस्ट्री को अब क्योंकि वो इस साल भी हो चुका था ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा? सो हमें ये समझने की जरूरत है कि आज के दिन में देश में सरप्लस चीनी अवेलेबल नहीं है जो कि हम एक्सपोर्ट कर पाए। एंड इनफैक्ट सिंस इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, वही एक रीजन है कि इंटरनेशनल प्राइसेस काफी स्ट्रांग हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस भी काफी स्ट्रांग हो गए हैं। करंटली हम लोग करीब 40 रुपए पर केजी एक्स फैक्ट्री में बेच रहे हैं। सो जो एक्सपोर्ट्स का जो थोड़ा बहुत कोटा आता था उसकी भरपाई हायर डोमेस्टिक प्राइसेस से हो जाएगी। एक्सपोर्ट नहीं देगी सरकार उसके एवज में। तो बेसिकली आपके लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, इस समय इस चालू क्वार्टर में जो Q3 चल रहा है, जहां पर हमने त्योहारों का सीजन पिकअप होते देखा है, एवरेज रियलाइजेशन कितना इंप्रूव कर पाए और कितना होल्ड कर पाएंगे इन प्राइसेस को आप? सितंबर जो क्वार्टर गया है उसमें हमारा रियलाइजेशन 37.66 था। करंटली हम 40 रुपए देख रहे हैं। सीजन स्टार्ट हो गई है तो शुगर की अवेलेबिलिटी मार्केट में इंप्रूव हो रही है। हमें नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा यहाँ से और बढ़ेगा। सो ये प्राइस हम लोग देख रहे हैं मेंटेन करी आएगी। 30 रुपए के आसपास 50 पैसा 1 रुपया फॉर द टाइमिंग कभी भी कम बेसी हो सकता है। तो जो 40 रुपए के आसपास है आप कह रहे हैं वो मेंटेन होगी, राइट प्राइस? अभी 40 रुपए है, जैसे जैसे सीजन बढ़ेगी हो सकता है थोड़ी बहुत टेपरिंग हो जाए। ओके। कोई बहुत ज्यादा डिप नहीं लगती जो कि पिछले वर्षों में होती थी सीजन स्टार्ट होने से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट पटवारी साहब अगले क्वार्टर के लिए।
थैंक यू। गौरांग, शुगर कंपनियों पर आपकी लार्जली क्या रणनीति रहेगी, कंसिडरिंग ऑफ कोर्स ये एक तो सरकार जो पॉलिसी तय करती है उससे इम्पैक्ट खाती है, दूसरी तरफ जो इन्होंने कहा कि प्राइसिंग अब थोड़ी सी स्टेबल या एट द मोस्ट हल्की सी नैरो होती हुई दिखाई देगी, दूसरा एक फैक्टर यही है कि इनकी डिस्टिलेशन वाली जो वॉल्यूम्स है उसमें पिकअप है और वो बिजनेस ज्यादा बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर्षदा, बलरामपुर चीनी पर एक समय पर कवरेज थी, लेकिन लक्ष्यांक आने के बाद फिर वो कवरेज निकाल दिया है। लेकिन पूरे चीनी क्षेत्र पर देखिए थोड़ी दिक्कत छोटी मध्यम अवधि में होगी, क्योंकि गन्ने की पैदावार जो 3 मुख्य राज्यों में होती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, वहां बारिश की किल्लत को लेकर के गन्ना का जो उत्पादन है वो कम हुआ है। जाहिर है सरकार ने भी उसी लिहाज से कदम उठाए हैं। दूसरी तरफ जो डिस्पैरिटी थी वो कम हो रही है। एथेनॉल को लेकर के बहुत उत्साह है चीनी उत्पादन करने वाली कंपनियों में, क्योंकि एक बाई प्रोडक्ट है जब आप चीनी बनाते हैं। तो जो डेट लाइट बैलेंस शीट है जिन कंपनियों की इस क्षेत्र में, मेरे ख्याल से उन सब कंपनियों पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और रणनीति जो आप अपना सकते हैं लार्जली इन चीनी कंपनियों में। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और एक स्टॉक जो सुबह में हमने आइडेंटिफाई किया था जिसको लेकर थोड़ा सा बाजार में संकोच था कि चलेगा या नहीं चलेगा, चला तो खूब है। कमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, करीब 12% ओआई एडिशन और स्टॉक इस समय आपको दिखेगा 1770 के लेवल्स पर। मानस बताइए, ये भाग तो चुका है करीब 3-3.25%, क्या अब भी मौका है एक फॉलोअप का, कि एक ट्रेड लेने का? देखिए मौका तो अभी भी है, अगर आपका नजरिया थोड़ा बड़ा है तो आई थिंक इस बाउंस बैक पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे तो मूव अब स्टार्ट हुआ है। वीकली चार्ट पे 20 वीक मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रीच किए हैं, एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, और जो पूरा क्रैक 1970 से मेरे ख्याल से हमने 1700 तक देखा था, उसको स्टॉक रिट्रेस कर सकता है। तो उस केस में 1820 1850 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक एक पोजिशन ट्रेड तो करंट लेवल्स पे भी बनता है, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए। आपके स्टॉप लॉसेस 1690 के नीचे रहेंगे, 1820 और उसके ऊपर 1850 तक के टारगेट्स पॉसिबल है कमेंट्स में। ओके, इस बीच कमेंट्स सुबह इस पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था, उसके बाद एक कॉल ली गई थी एंड आई मीन अच्छा करता हुआ इस वक्त ये। अच्छा, इस बीच लेके आइए आप क्रूड का एडवांटेज, जिन स्टॉक्स पे आज होना था, मतलब क्रूड के रिप्लेसमेंट का एडवांटेज, उसमें करीब करीब सभी सेक्टर शामिल थे, चाहे वो पेंट्स हो, चाहे वो एडहेसिव हो, चाहे वो एविएशन हो। हालांकि इंडिगो पे खबर कुछ नेगेटिव थी तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट लुक एट एशियन पेंट्स, आज 20 डेमा के ऊपर पहली बार, आप यकीन मानिए सितंबर लास्ट वीक के बाद पहली बार खुला और डिलीवर करता हुआ 3098 पे। डॉक्टर साहब एक बार ब्रेंट क्रूड भी रखिएगा स्क्रीन पे, जो नीरज जी सुबह कमेंट्री में कह भी रहे थे यूएस मार्केट की, और आई थिंक जब क्रूड की बात हो रही थी कल ऑलमोस्ट क्रूड ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को छुआ और एक सीरियस ब्रेकडाउन या फिर एक सीरियस पुल बैक का ये जोन है। इट्स 8179 नाउ। गौरांग, आपकी इस वक्त क्रूड का एडवांटेज लेने वाली कंपनियों के समूह में सबसे ज़्यादा कन्विक्शन किस पर है? क्योंकि एशियन पेंट्स गिरा भी बहुत था, आई मीन 3565 का हाई था इसका जुलाई लास्ट वीक में, और ऑलमोस्ट आप समझ लीजिएगा कि 600-700 रुपये का रिट्रेसमेंट था। आज से 5-7 दिन पहले 2916 का लो लगाया। आप क्या प्रेफर करेंगे इस वक्त बाय करना इस बास्केट में? पेंट क्षेत्र में हाल ही में अब नतीजे जब आए हैं वीरेंद्र, उसको देखने के बाद हमने एशियन पेंट्स के लक्ष्यांक है वो 3650 3800 तक के रखे हैं और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। हालांकि ये बात भी वास्तविकता में सत्य है कि जो निर्भरता पेंट कंपनियों पे इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत खर्च को लेकर के कच्चे तेल पे थी, वो धीरे धीरे कम हुई है। वाटर बेस्ड पेंट्स का ज्यादा अब इस्तेमाल हो रहा है। कंपोनेंट जो ऑयल का पहले होता था, मिश्रण होता था, वो थोड़ा बहुत कम हुआ है और ज्यादातर पेंट कंपनियां लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे रहती हैं। तो छोटी अवधि में जो उतार चढ़ाव आप कच्चे तेल के दामों में देखते हैं उसका ज्यादा असर इनके आमदनी पर नहीं पड़ता है, बशर्ते कि इन्होंने पहले से ही ज्यादा भाव पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो। डेकोरेटिव पेंट्स और सेगमेंट का जो योगदान है वो पूरे पेंट क्षेत्र की कंपनियों में 3% है, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और कंसा नैरोले। लेकिन ये तीनों में से एक विकल्प अगर मुझे ढूंढना है मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप बता रहे हैं गिरावट आई थी, तो मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स एक सबसे बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जी हाँ,
कंपेयर द रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आई थिंक एशियन पेंट्स बहुत वाजिब लेवल पे था अभी। और याद रखिएगा एशियन पेंट्स में कभी भी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक की जो गिरावट होती है वो हमेशा रिवॉर्ड देके जाती है। रीड कीजिएगा थोड़ा सा वीकली चार्ट्स पे 20 वीमा को ड्रॉ करने के बाद। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से जरा आपको 4 का चौका का क्रम समझा देते हैं कि आज 4 का चौका में ट्रेड कौन कौन से आएंगे, कैसे कैसे और किस किस सौजन्य से आएंगे। सस्ता ऑप्शन मानस जी देंगे, एफएनओ सुपरस्टार आज राजेश सतपुते जी के सौजन्य से आएगा। और 4 का चमत्कार रुचित जैन जी के सौजन्य से आएगा। और मिड कैप फंडा आज गौरांग शाह जी देंगे। ये 4 ट्रेड्स अब से 2 मिनट बाद इस क्रम को शुरू करेंगे जब स्विंग अगर बाजार में कुछ अच्छा है तो। मीनवाइल एक दो स्टॉक्स को और डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने आज सुबह से ही जो मोमेंटम है पकड़ा हुआ है। एक बार आप स्क्रीन पे लेके आइएगा बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, मतलब सुबह भी बात हुई थी इस स्टॉक पे और अब ये एक ऐसे एज पे बैठा है जिसे टेक्निकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज बोलते हैं। रुचित आपकी राय क्या है? आई मीन बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज ये अक्टूबर 2021 से लेके अब तक की जो पूरी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको टेस्ट कर रहा है। ये पॉसिबली एक कोलैप्स होने का जोन भी हो सकता है या फिर एक ये बहुत बड़े ब्रेकआउट का जोन भी हो सकता है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इसको? चार्ट सेक्टर तो काफी पॉजिटिव फिलहाल लग रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो करेक्शन हुए थे वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन भी हुए थे जिसमें 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना है। अब प्राइस अप मूव जब हुए तो अच्छे वॉल्यूम हुए और छोटे मोटे करेक्शन जो है उसमें कोई सिग्निफिकेंट हायर वॉल्यूम्स के साथ में सेल ऑफ नहीं देखा गया है। सो आई थिंक जब तक ये 50 डीएमए इंटैक्ट है तब तक नो ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा जब ये स्टॉक 2635 जो रिसेंट स्विंग हाई है 25 अक्टूबर का 2635 उसके ऊपर एक बार निकलेगा, फिर मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में रिज्यूम होगा। तो मेरे हिसाब से कुछ पोजीशंस अभी खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक में और 2530 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और जैसे ही स्टॉक अगर 2635 के लेवल क्रॉस करते हैं अगर नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में तो फिर वहां पे और एवरेज आउट करके फर्दर पोजीशंस वहां पे बाय करें, फिर एक अच्छा डायरेक्शनल मूव स्टॉक में 2750 तक आ सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। सभी टायर कंपनियों में हमने देखा एक बहुत तगड़ी रफ्तार देखने को मिली है इस Q2 में नंबर्स के बाद खास तौर से। अच्छा, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में 150 पॉइंट तक का नॉक लगाने के बाद अब 100 पॉइंट 119 पॉइंट की गिरावट है। निचले लेवल से थोड़ा सा संभला है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बढ़िया रिकवरी आ रही, थोड़ी सी संभलने की कोशिश है और इस कोशिश में दरअसल एक्सिस बैंक का साथ मिल रहा है जो करीब करीब 0.17% के गेंस दिखा रहा है। अच्छा गाबा साहब, एक तो एक्सिस देखिए और साथ ही HDFC बैंक आज थोड़ा सा स्टेबल है। अब ये क्या सिग्नल दे रहा है कि थोड़ा सा और इन लेवल्स पर समय बिताएगा और फिर अगले मूव की तैयारी कर रहा है? ये ऐसे कुछ लक्षण बन रहे हैं क्या HDFC से? नहीं, एक्सिस बैंक तो अच्छा ही है क्योंकि सुबह मैंने ये कॉल दिया था। अब भी इसमें जो वैलिड है टारगेट 1040 के, अगर आज भी लेके जाएंगे तो 1040 पॉसिबल है। रही बात HDFC बैंक की, ना HDFC बैंक का जो लार्जर टर्म चार्ट देखें तो लगता है जो रिसेंट हमने लो देखा है 1460 का, ज्योमेट्रिकली एक ब्यूटीफुल लो है। मेरे ख्याल से वो बॉटम आउट हो चुका। हाँ, बॉटम आउट होने के बाद कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन लगता है जब तक ये 1460 हाई टाइम फ्रेम में बरकरार है तब तक एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू है और लगता है वो बॉटम आउट हो चुका। आपको मिलना चाहिए, थोड़ा वक्त दीजिए। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट्स आएंगे 1520 1540, लेकिन फाइनली 1640 भी चला जाएगा। दैट इज अ गुड 150 रुपीज अप मूव फ्रॉम हियर। तो मुझे लगता है HDFC बैंक बॉटम आउट हो गया, मैटर ऑफ टाइम, लेकिन पेशेंस की जरूरत पड़ेगी HDFC बैंक में। HDFC बैंक थोड़ी सी पेशेंस टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो थोड़ा संभल कर चलना है। बेसिकली इसमें फ्लैट है, मंदी नहीं हो रही है यहाँ पर, वही एक अच्छा साइन है। इस बीच चलिए अब कल के नतीजों पर बात कर लेते हैं और कल कई सारे नतीजे आएंगे। एक और बड़ा दिन है नंबर्स के लिहाज से। वायदे की तो लंबी खासी लिस्ट है, लेकिन जो एक स्टॉक निफ्टी वाला है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। और वैसे भी हमने देखा है अपोलो हॉस्पिटल बाकी फार्मा कंपनियों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो पहले आप अपोलो हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, आज तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स की बात करें तो क्योंकि ये सेगमेंट सब सेगमेंट मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर आते हैं, तो आपने रिसेंटली डॉक्टर लाल पैथ लैब मेट्रोपोलिस के नंबर्स देखे थे, वहाँ पिकअप आया था। तो अनुमान बाजार ऐसे लगा रहा है कि शायद कंसो नंबर्स के अंदर एक पिकअप आएगा। रेवेन्यू फ्रंट पे 12% का इजाफा, मुनाफा 38% बढ़ने का अनुमान, 293 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रचता है। EBITDA फ्रंट पे 598, करीब 600 करोड़ रुपए, जो कि 6% बढ़ने का अनुमान है। और मार्जिन बिल्कुल फ्लैट 13.5 के सामने 12 साढ़े 12% के आसपास रहने का अनुमान बाजार लगा रहा है।
हेल्थ केयर सेगमेंट में करीब 7 से लेकर 9% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पे स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है। इसके अलावा ऑक्यूपेंसीज 62% पिछली क्वार्टर में थी, इस बार उससे बेटर आने का अनुमान लगा रहा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। हेल्थ कंपनी यानी कि बैक एंड जो इनकी अपोलो फार्मेसी है वहाँ पर करीब 15 से लेकर 20% के आसपास की ग्रोथ आने का बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। 10% की ग्रोथ कंपनी के बाकी जो कारोबार है अपोलो 24/7 के, उसमें आने का अनुमान है। और हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल में करीब 3 से लेकर 4% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो नंबर्स वाई बेसिस पे एक अच्छा पिकअप कर सकते हैं। और सेगमेंट सब सेगमेंट परफॉर्मेंस, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर की कमेंट्री, ये कुछ चीज़ें इनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। तो बेटर साइड पे नंबर का अनुमान वाई बेसिस पे आप अपोलो हॉस्पिटल में लगा सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल से आपके लिए एक्सपेक्टेशंस। गौरांग, अपोलो हॉस्पिटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या डिप पर खरीदारी वाला ये काउंटर है? बिल्कुल है। और मेरे ख्याल से देखिए, मैंने सिप्ला की बात करी शुरुआत में जब प्रश्न पूछा था अर्शिदा, तो हेल्थ केयर में मुझे लग रहा है कि प्राथमिकता के तौर पर इन्होंने कुछ समय पहले जब न्यू बॉम्बे की फैसिलिटी में निवेश किया था, वो बहुत बेहतरीन तरीके से योगदान दे रहा है। और इनकी जो बेड्स की संख्या है वो भी काफी हद तक बढ़ गई है। और भी योजनाएं हैं इनकी आने वाले भविष्य में कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए। अगर हेल्थ केयर रिलेटेड हॉस्पिटल्स में देखना है तो प्राथमिकता में अपोलो हॉस्पिटल, उसके बाद नारायण हृदयालय और तीसरे पायदान पर फोर्टिस हेल्थ केयर। लिस्ट बनाई हुई है गौरांग ने। डिप पर जो मौका मिले आप लीजिए। नारायण हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल जैसे ट्रेड्स भी यहाँ पर उपलब्ध है। फोर्टिस हेल्थ केयर, आजकल तो एक और लिस्ट हो चुका है, यथार्थ हॉस्पिटल, और उसके काफ़ी बढ़िया नंबर्स थे। स्टॉक में सुबह में अच्छी खासी तेज़ी भी बनती दिखाई दी थी। अच्छा, चलिए सस्ता ऑप्शन ले लेते हैं और शुरुआत करते हैं 4 के चौके की। मानस, आपके पास पहले आ रहे हैं। तो हर्षदा जी, सबसे पहला जो ऑप्शन में ट्रेड है वो चंबल फर्टिलाइजर्स में है, क्योंकि चंबल फर्टिलाइजर तैयार हो गया है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। एक बार ये 301 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 20 से 25 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। और पैटर्न पॉजिटिव है, तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 300-301 का स्तर जल्द क्रॉस करेगा चंबल फर्टिलाइजर। इसके ऑप्शन में खरीदारी करनी है, एट द मनी कॉल ऑप्शन 300 वाला 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 4 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 12 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। राजेश जी, बताइए आपका ट्रेड। हर्षदा जी, देखिए मेरी नजर है ग्लेनमार्क फार्मा पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आज यहाँ पे एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 810 का इनिशियली, और अगर वो भी सही ठहरा तो 850 तक की जगह यहाँ पे बनती है। तो 810 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क फार्मा बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 770 का। ग्लेनमार्क फार्मा 785-60 पे ट्रेड करता हुआ, और अब अगला ट्रेड पिक करेंगे चार्ट का चमत्कार रुचित जी से। रुचित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? कैश सेगमेंट में एनसीसी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सो प्राइमरली जो रिसेंटली स्टॉक में हाई लेवल से जो करेक्शन आया था उसमें बहुत ही कम वॉल्यूम्स के साथ में प्राइस फॉल था। स्टॉक ने अच्छे सपोर्ट बेस 145-150 की रेंज में बनाया और अब यहाँ से प्रीवियस स्विंग हाई को स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। सो यहाँ पे मोमेंटम रीडिंग्स ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिए, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एनसीसी करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 155 के अराउंड, 148 के स्टॉप लॉस रख के 167 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, यहाँ पर एनसीसी आपने कैश की कॉल ली है। अगला ट्रेड पिक करते हैं। इनफैक्ट ये नॉट एग्जैक्टली डे ट्रेड, इट्स अ स्विंग ट्रेड, यानी फिर पोजिशनल ट्रेड होगा। गौरांग जी के सौजन्य से आएगा आज का मिड कैप फंडा। गौरांग, आज मिड कैप में आप क्या चूज कर रहे हैं? तो वीरेंद्र, रियल एस्टेट सेक्टर बहुचर्चित है कुछ समय से, और ये सेक्टर जब चलता है तो इसके साथ साथ कुछ अन्य सेक्टर्स है जो चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर केबल्स है, सैनिटरी वेयर है, सिरामिक टाइल्स वगैरह है, पाइप्स एंड फिटिंग्स जैसी कंपनियां हैं। तो सिरामिक टाइल्स से जुड़ी हुई एक कंपनी काफी समय से जिस पर हमारी नजर बनी हुई है वो है कजरिया सिरामिक्स। और न तो सिर्फ ये एक बहुत ही दुरुस्त नई इमारतें बनती हैं तब इनको अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन जब हाउस डेकोरेशन या फिर इंटीरियर डेकोरेशन या फिर आप रिनोवेट करते हैं आपके घर, तो फर्श की भी सीलिंग आप कभी कभी बदल देते हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट डिमांड है ये भी काफी अच्छी और करेक्शन के पश्चात काफी आकर्षक लग रहा है हमें। 1610 का टारगेट है, ये मैं बात कर रहा हूँ बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए।
ओके कजर सर मिक्स आज का आपका कन्विक्शन कॉल है। एक एक करके जो हमने यहाँ पे 4 का चौके में ट्रेड्स पिक किए, पहले देखते हैं मानस ने क्या पिक किया। मानस और राजेश जी ने आज का सस्ता ऑप्शन और सुपरस्टार पिक किया। सस्ता ऑप्शन था चंबल फर्टिलाइजर्स की 300 की कॉल जो राजेश जी ने पिक करी यहाँ पर, सॉरी मानस जी ने पिक करी। राजेश सतपुते जी ने यहाँ पर पिक किया था आज ग्लेनमार्क फार्मा स्पेस में उन्होंने दाव खेला फॉर टारगेट ऑफ 810, 850, 770 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। और साथ ही साथ रुचित जैन ने आज पिक किया था एनसीसी कैश कॉल और गौरांग जी ने मिड कैप फंडा में अभी कुछ देर पहले ही पिक किया। और मतलब 4 ट्रेड्स हुए यहाँ पे कजरा सेरेमिक्स, रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस में इन्होंने दाव खेला। अब बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स की बात हुई और अरविंदो फार्मा, यहाँ पर मिजाज कैसा रहेगा? पूरा का पूरा स्पेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सुमित, नंबर्स की एक्सपेक्टेशन? देखिए फार्मास्यूटिकल स्पेस में कुछ कंपनियों के नंबर्स में क्यू ऑन क्यू एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन अगर औरबिंदो फार्मा के नंबर्स की बात की जाए तो अनुमान बाजार लगा रहा है करीब करीब 665 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का नंबर, 20% के आसपास की रेवेन्यू में ग्रोथ, 62% का प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ, मार्जिन में 17-17.5% का नंबर 13% के सामने, और इबीटा फ्रंट पर भी 791 करोड़ के सामने 1200 करोड़ करीब 52% के आसपास का जंप यहाँ पे आता दिखाई पड़ेगा। एक लो बेस, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो इबीटा में करीब 33% के आसपास का डिक्लाइन, और साथ साथ यूएस सेल्स रफली 3%, जो कि वाई बेसिस पे $33 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान बता लगाकर चल रहा है। एक स्टेबल प्राइसिंग और ईयू और यूएस दोनों मार्केट्स में जो पिकअप आया है उसका एक इम्पैक्ट शायद कंपनी के कारोबार के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ईयू कारोबार करीब करीब 10 से लेके 11% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छे नंबर लो बेस के सामने आने का अनुमान है। हालांकि सीक्वेंशियली फ्लैटिश साइड पे नंबर देखने को मिलेंगे, लेकिन वाई एक अच्छे नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। औरबिंदो की बात हुई तो ये 2 काउंटर्स हो गए, अपोलो हॉस्पिटल, औरबिंदो, और इसमें आपके पास शायद अशोक लेलैंड का भी पोल है। अशोक लेलैंड ये नंबर आपको सबसे बेहतरीन दिखाई पड़ेंगे अमंग 3। अशोक लेलैंड के केस में वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों नंबर्स बहुत अच्छे दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यूज फ्रंट पे बाजार जो अनुमान लगा रहा है करीब 9,912 करोड़ 8,267 करोड़ रुपए के सामने नंबर आएगा। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी करीब 574 करोड़ 194 करोड़ रुपए के सामने, यहाँ पर दोगुने के आसपास हो सकता है प्रॉफिट। इबीटा फ्रंट पे 1,091 करोड़ 537 करोड़ के सामने, और मार्जिन फ्रंट पे भी 6.5% से दोगुना होकर करीब करीब 11%। वॉल्यूम फ्रंट पे 45,000 यूनिट्स के सामने करीब 50,000 यूनिट्स, और रियलाइजेशन फ्रंट पर भी जो नंबर है वहाँ पर एक अच्छा पिकअप है, 18.5 सवा 18 लाख के सामने 19.5 या 20 लाख के आसपास के रियलाइजेशन आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छे नंबर वाई बेसिस पे, वॉल्यूम ग्रोथ बेटर है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर्स में एक अच्छे मार्जिन एक्सपेंशन है, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आए हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, तो उनका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो बेहतर नंबर अशोक लेलैंड में वाई और क्यू ऑन क्यू आधार पर आप देख सकते हैं। वाई और वाई क्यू आधार दोनों फ्रंट पर अशोक लेलैंड बेहतर करेगा, और अशोक लेलैंड इसीलिए मानस ने आज चुना भी है। 175 का कॉल लेने की बात कार्यक्रम की शुरुआत में वो कर रहे थे। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। कई सारे नंबर्स हैं जहां पर दरअसल एक्शन बनता दिखाई देगा। इनफैक्ट आज एल्कम चल रहा है, देखते कल नंबर्स में एक्चुअली डिलीवरी क्या बनती दिखाई देती है। अच्छा, इस बीच 1-2 ट्रेड्स जिनके नंबर्स आ गए हैं वो भी आपके लिए मैप कर देते हैं। सेंचुरी प्लाई स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 2.5% ऊपर है काउंटर। इबिट्टा में इजाफा, मार्जिन हालांकि थोड़ा सा ट्रिम, मार्जिन बड़ा है, 14.5% के आसपास का मार्जिन दरअसल कंपनी ने डिलीवर किया है। लगभग 100 बेसिस पॉइंट 1% की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफे के फ्रंट पर और आय के फ्रंट पर क्या हुआ है डिलीवर, तो मुनाफा का फिगर आपकी स्क्रीन पर 94 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ पर आया। ठीक है, थोड़ी सी वृद्धि है। इबिट्टा में ज़्यादा बेहतर स्थिति, 123 करोड़ का 144 करोड़ आया, और साथ ही साथ आप गौर करिएगा कंपनी की रेवेन्यू या फिर आय में भी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। तो यह है सेंचुरी प्लाई, करीब 20 रुपए ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। रुचि, ट्रैक करते हैं क्या? जी, पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में हमने एक अच्छी मोमेंटम आते हुए देखी थी, और उसमें अगर स्टॉक के प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी एवरेज वॉल्यूम से बेहतर वॉल्यूम्स हुए हैं। तो एक पुलबैक मूव 680 तक के मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। स्विंग हाई 680 के आसपास है जो 6 अक्टूबर को बना था, तो वहां पे इनिशियल रेजिस्टेंस फिर से आएगा। तो कोई पोजीशंस है तो मेरे ख्याल से होल्ड करनी चाहिए, डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है, और एटलीस्ट 680 690 तक का पुलबैक मूव स्टॉक में रहना चाहिए। चलिए, सेंचुरी टेक्सटाइल्स आपके स्क्रीन पे करीब 644 पे ट्रेड करता हुआ, नाउ एग्जैक्टली डे हाई। मार्केट्स इट्स एक्सपायरी डे, बिल्कुल अगर आप देखें अपने जो डिफाइंड रेंजेस थे उसके बीच में ट्रेड करता हुआ 19430,
निफ्टी और निफ्टी बैंक इस वक्त करीब 43,632 पे। अब यहाँ से थोड़ा सा रुख करते हैं एक डिफरेंट सेक्टर पे, ऑटो और ऑटो में भी ईवी। दरअसल देश में ईवी के प्रचलन, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोची है। साथ ही साथ जो टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां हैं विदेशों में स्थित, अमेरिका में स्थित, उनको भारत में लाने के लिए, उनको लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा देने के लिए एक पीएमओ में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। क्या है ये बैठक, क्या फैसले हुए हैं, बताने के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त CNBC TV 18 से परीक्षित मौजूद हैं। इस वक्त परीक्षित, ये हाई लेवल मीटिंग क्या निकल के आया है उसमें, और स्पेशली ईवी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने की बात की गई? काफी बड़े बड़े मिनिस्टर इस मीटिंग में थे। पूरी सोच इस तरह थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भारत में हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में लाया जा सके। हम ये जानते हैं कि टेस्ला और इंडियन गवर्नमेंट की, इलॉन मस्क की प्रधानमंत्री से कई बार बातचीत हो चुकी है। टेस्ला इंटरेस्टेड है भारत में आने के लिए, लेकिन उनको ड्यूटी को लेके बहुत कंसर्न है। इस वक्त अगर हम देखें ड्यूटीज को, इंपोर्ट ड्यूटीज को, जो गाड़ियां हैं 30 लाख तक की गाड़ियों पर 70% इंपोर्ट ड्यूटी है। 30 लाख से ज्यादा की जो गाड़ियां हैं उन पे 100% इंपोर्ट ड्यूटी है। तो टेस्ला हमेशा से कह रही है कि इसको 40% कर दिया जाए। तो अभी तक सरकार इस बात को नहीं मान रही थी कि सिर्फ टेस्ला के लिए ये नहीं किया जा सकता, लेकिन अब थोड़ी सोच में चेंज आई है। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि किस तरह सभी कंपनियों को बढ़ावा दिया जा सके, और अगर कोई इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर है, कोई बड़ा कंपनी है टेस्ला जैसे, और वो अगर कमिटमेंट दे सके कि हाँ हम मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे भारत में, इतना बड़ा प्लांट सेटअप करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनको कुछ ड्यूटी कंसेशन दे दिया जाए। लेकिन इस पे इस वक्त सोच विचार किया जा रहा है। DPIIT जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक विंग है, इस पे काम कर रहा है। जल्दी हम सुन रहे हैं शायद जनवरी तक पर ही इस पे कोई डिसीजन आ जाए। सरकार का यह भी कहना है कि सिर्फ ड्यूटी कंसेशन ही नहीं, कई ईवी पॉलिसीज भारत में ऑलरेडी हैं। लोअर GST है, कुछ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको नहीं देना पड़ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, आपके लिए फेम स्कीम है, PLI स्कीम है, PLI ACC स्कीम है, और इन सब स्कीमों का फायदा टेस्ला जैसी कंपनियां भी एंजॉय कर सकती हैं आगे जाके। फेम 3 पे भी बातचीत हुई है, लेकिन फेम 3 पे अभी डिसीजन नहीं हुआ, उस पर कोई अनाउंसमेंट हो सकती है। सेल मैन्युफैक्चरिंग को लेके एक बड़ी मीटिंग हुई थी कल, सारे सेल मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया गया था, और गवर्नमेंट का ये एस्टिमेट है कि मार्च में जाके, मार्च या फरवरी में भारत में सेल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, और जो एक तरह से लोकल ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दी जाएगी। तो इस तरह से एक कंप्लीट ईवी इकोसिस्टम बनाने के लिए एक 5 से 10 साल का रोड मैप तैयार करने के लिए ये मीटिंग हुई थी, और कुछ ही हफ्तों में हम कुछ डिसीजंस भी दे सकते हैं। परीक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एक बड़ी एक्सक्लूसिव दरअसल परीक्षित लूथरा देते हुए कि देखिए, एक तरफ टेस्ला जैसी कंपनियों को अट्रैक्ट करना है कि भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे, वहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, और दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको भी और मजबूत किया जाए। और फेम 3 पर चर्चा हो रही, अभी तक साफ डिसीजन नहीं आए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इन सब बातचीत पर और ये जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे साथ हाथ लग रहे हैं उस पर एक पॉलिसी एक्शन भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ईवी सेल मैन्युफैक्चरिंग वो एक बड़ी कदम, और ऑफ कोर्स ये टेस्ला जैसे प्लेयर्स को एक बड़ा मंच भारत में मिल रहा है, उसका पूरा फायदा दरअसल सरकार भी उठाना चाहती है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाकर उस बड़ी कंपनी की तरफ से। गौरांग, इसमें भारतीय ईवी कंपनियों के लिए भी एक बूस्ट मिलेगा कि देखिए, जितना कंपटीशन बढ़ता है उतना एनवायरनमेंट और हेल्दी होता हुआ दिखाई देता है। ईवी पर हमने काफी दफा चर्चा भी की है, इन लेवल्स पर किस स्टॉक पर आप इस समय दाव लेना चाहेंगे, कहां पर एक ज्यादा अपॉर्चुनिटी है? देखिए, ऐसे तो काफी सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नक्शे कदम मसौदा ईवी बनाने में रखे हैं, लेकिन कुछ एक कंपनियां हैं जो आगे बढ़ते हुए काम कर रही है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रा ग्रीन टेक करके एक कंपनी है जो बसेस वगैरह बनाती है, और राज्य परिवहन में, खास करके मुंबई में शायद आपने और हमने काफी सारे बसेस इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के BST के तहत देखी है। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल कॉम्पैक्ट सेडान, टाटा मोटर्स बाय डिफॉल्ट, M&M ने भी एक साझा करार किया है। ईवीज बहुत जल्द आपको मेरे ख्याल से 2024 के मध्यान्ह तक या अंत तक M&M के तरफ से जो JVs है उनके तरफ से आती होगी। ऑलरेडी इनके XUV 400 EVs तो रास्ते में दिखते ही हैं। मारुति ने भी बातें करी हैं, शायद 2025 तक आपको देखने मिल जाएगी।
और 2 पहिया वाहनों में तो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो अगर कुछ कंपनियों पर ध्यान देना है तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और टाटा मोटर्स, इनको हम प्राथमिकता देंगे। ओलेक्ट्रा ग्रीन और टाटा मोटर्स जैसे ट्रेड्स को प्राथमिकता इस समय गौरांग सर दे रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। ब्रेक में जाते जाते आपके लिए निफ्टी बैंक एक बार फिर हाजिर करते हैं। लग तो रहा था, इनफैक्ट निफ्टी बैंक में कुछ रिकवरी आई थी, 90 पॉइंट तक ही रह गया था यहाँ पर नुकसान, अब फिर बढ़कर 126 130 पॉइंट पर आ रहा है। वॉलेटाइल है ये काफी इंडेक्स। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। निफ्टी बैंक जिक्र किया था ब्रेक में जाते जाते, और निफ्टी बैंक ही देखेंगे पहले। जब भी निफ्टी बैंक मैं एक्चुअली स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ तो 100 पॉइंट नीचे होता है, वैसे अब 98 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल रही थी, अब 87 पॉइंट ही नीचे रह गया, तो कुछ रिकवरी आई है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई देगा आज के लिए। और मदद कहाँ से आ रही है? मदद तो सबसे ज़्यादा एक्सिस और HDFC में देखिए 1488 पर हमने चर्चा की थी गावा साहब से, और वो अब 1491 का लेवल आ चुका है, और एक्सिस की भी चाल थोड़ी सी बेहतर होकर 1022 के आसपास दिख रही है। तो ये है आपके लिए ताज़ा हाल निफ्टी बैंक का। देखते हैं यहाँ पर कुछ और रिवर्सल आता है या नहीं। और निफ्टी भी आप गौर करें एकदम शांत बैठा था, अभी भी 30-32 अंकों का इजाफा इधर बनता दिखाई दे रहा है। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए। चंदन, तो पहले निफ्टी बैंक के कुछ रिवर्सल के लक्षण बन रहे हैं या फिर अभी और टाइम लेगा ये? मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और बैंक निफ्टी जिस हिसाब से बेस बना रहा है, लग रहा है यहाँ पे मूवमेंट बनना चाहिए। आज पूरे दिन 43,500 को होल्ड किया, तो सबसे पहले तो मैं 43,600 के कॉल पे सजेशन दे सकता हूँ, जो लगभग 40 रुपये के आसपास ये कॉल चल रही है। 35-40 के आसपास किसी को एक्सपायरी प्ले करना है तो 43,600 का कॉल ले सकते हैं। मेरा मानना है कि 75 से 80 रुपये तक का मूवमेंट इस 43,600 की कॉल में आ सकता है। अब आगे 1-2 दिन के व्यू के हिसाब से बात करें तो 43,500 सपोर्ट का काम करेगा, और कहीं ना कहीं ये रैली 43,850 से लेके 44,000 तक बैंक निफ्टी में एक्सटेंड होनी चाहिए। वाकई अच्छा, निफ्टी बैंक में स्विंग आ रहा है, और निफ्टी बैंक ने एग्जैक्टली अपने ऑप्शन बेस जो इंटरडे में हम बात कर रहे थे 2 बजे कहाँ भी की है, 43,500 की पुट और 43,600 की पुट, एग्जैक्टली 43,600 से पुल बैक देके अब करीब 685 पे। लेट्स सी, आई मीन 710 720 की पॉसिबिलिटी बन रही है, और आज इसीलिए चंदन कह रहे हैं कि ये एट द मनी कॉल खरीद लीजिए। अब तो ये शायद इन द मनी हो गई अच्छे फ्रैक्शन से, तो इसको ट्रेल करते रहिएगा। चंदन, कोई स्टॉक स्पेसिफिक कॉल आपकी इस वक्त? आज बड़ा अच्छा मूव ऑटो में है, बड़ा अच्छा मूव फार्मा में है, बड़ा अच्छा मूव OMCs में है, कोई स्टॉक यहाँ से पोजिशनली अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्विंग देखने को मिला, और स्टॉक वाइज आप बात करें वीरू तो 2 स्टॉक्स हमारे रेडार पे यहाँ पे है। एक तो रहेगा, आप यदि IT में बात करते हो तो KPIT टेक, इस काउंटर को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ और मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। लगातार पिछले 7-8 दिनों से हाई राइज हार्ड लोज के सीक्वेंस बन रहे हैं। सिलेक्टिव IT काउंटर अच्छे कर रहे हैं और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। तो KPIT टेक पहला स्टॉक रहेगा, 1295 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 1350 के टारगेट रहेंगे। दूसरा एक स्टॉक आप ढूंढोगे तो मैं TVS मोटर पे नजर रखूंगा। मेजर डेटा सेटअप पॉजिटिव है, स्टॉक अपना होल्ड बनाए हुए हैं, पिछले लगभग 17-18 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। सेलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे हाई टॉप्स हाई बॉटम के साथ नए ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। तो 1615 के स्टॉप लॉस से TVS मोटर खरीदारी की सलाह रहेगी, 1710 तक के अपसाइड के टारगेट रहेंगे। तो KPIT टेक और TVS मोटर 2 रिकमेंडेशन रहेगी यहाँ पे IT और ऑटोपेक से मार्केट मूव को कैप्चर करने के लिए। तो TVS मोटर और KPIT टेक में तेजी वाला ट्रेड। वैसे TVS मोटर बाय द वे गावा साहब ने भी दिया था और उसमें मोमेंटम अच्छा खासा बनता दिखाई दे रहा है। चलिए अब देवेंद्र चौकसी को जोड़ लेते हैं, मार्केट बिग वॉइस में हमारा साथ दे रहे हैं आज। देवेंद्र जी,
स्वागत है आपका। आप दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं। मोमेंटम निफ्टी और निफ्टी से ज्यादा मिड कैप्स में फिर देखने को मिल रहा है। बताइए इस दिवाली किस तरह के ट्रेड लेने का इरादा? थैंक यू अर्शदा, और आपको भी दिवाली की खूब खूब शुभकामना है। जरूर दिवाली के समय वापस मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ओवरऑल जो मार्केट का जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम अंडरलाइंग एजम्पशंस के ऊपर है बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ प्रॉफिट्स पीपल हैव अर्नड इन दिस मार्केट व्हिच इज स्टेइंग इन द पोर्टफोलियोज ऑफ मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स। एंड एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर आई थिंक एसआईपी के माध्यम से, इंश्योरेंस फंड के माध्यम से, प्रोविडेंट फंड के माध्यम से जो नए फंड्स आ रहे हैं, those funds are basically regularly getting deployed against the selling of the FIIs or FPIs. मेरा ऐसा मानना है कि liquidity is very well balanced now. Domestic investor is certainly investing into the market, and as a result of which ये मार्केट में जो पुल बैक रैली है या करेक्टिव रैली हम जिसको बोल सकते हैं, जो 18,800 का निफ्टी हुआ था, उसका एक पुल बैक चालू है मार्केट के अंदर. In my viewpoint, I think this pullback might continue till Diwali time, and maybe I think thereafter you may have some soft profit booking kind of a situation happen. As of now, ऐसा कोई फंडामेंटल कारण नहीं है कि मार्केट का बहुत जोर से नीचे गिरना है, बट एक दायरा है 18,800 और 19,800 20,000 के बीच में, ये जो लेवल है उसके अंदर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में रह सकता है. तो आई थिंक दैट इज व्हाट वन शुड कीप एन आई ऑन. देवेंद्र जी, कुछ पॉकेट्स जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने को मिले हैं हाल फिलहाल में, एक तो फार्मा कंपनियां हैं और दूसरे केमिकल स्टॉक्स हैं। केमिकल में क्या वो साइकिल जो काफी बिगड़ी हुई थी वो दौर पूरा हो चुका है? इज द वर्स्ट ओवर? सो आई थिंक मेरा ऐसा समझ है कि जो गए साल मोस्ट ऑफ द कंपनीज आई थिंक व्हिच आर बेसिकली हैविंग अ केमिकल एज अ रॉ मटेरियल फॉर देम, क्रूड ऑयल एज डेरिवेटिव्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर देम, उनके लिए गए साल के अंदर काफी हद तक हाई कॉस्ट इन्वेंट्री के माध्यम से देखे तो उसको प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आई थी. ये साल के अंदर आप देखें तो शायद ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होते जा रही है. आई थिंक यू डोंट हैव अ सिचुएशन के वेयर हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज बॉदरिंग दिस कंपनीज. एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द नॉर्मलसी इन द मार्जिन्स इज आल्सो बीइंग सीन. अलोंग विद दैट द डिमांड सिनेरियो इज पिकिंग अप ग्रेजुअली. जो चाइना का लास्ट ईयर सप्लाई का गलत था वो भी आई थिंक मेरे ख्याल से टू अ ग्रेटर एक्सटेंट हैज गॉट करेक्टेड इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स. मेरा ऐसा समझना है कि स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस के अंदर because of the domestic demand growth portfolio as well as I think the overseas demand continuing because of China plus one strategy, I think these companies are now relatively looking better, particularly because as I explained, the margin front they are protected now. So maybe I think selective companies which are into contract manufacturing business, or companies which are into API business in particular in pharma, or companies which are into complex generics business in pharma, they may probably remain relatively stronger bet in the market compared to their previous past. देवेंद्र भाई नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। इस रिट्रेसमेंट में और मेरी तरफ से भी आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। पहले तो ये अगर मैं कैपिटल गुड्स में अगर फ्रंट लाइन में सिर्फ एल&टी को छोड़ दूं तो बाकी कमेंस में भी और सिमेंस में भी और एबीबी में, इन तीनों कंपनियों में हमको एक डिसेंट रिट्रेसमेंट मिला। आप समझ लीजिएगा कि हायर लेवल से करीब करीब 15-18-19% का हमें स्विंग डाउन मिला। क्या इसको ग्रैब करना चाहिए आपके मुताबिक, या फिर एल&टी पे ही फोकस करें इस बार के नंबर्स को देखने के बाद? तो दिवाली की खूब शुभकामनाएं वीरेंद्र आपको भी। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स कंपनीज हैव रीच्ड टू अ प्राइस टू परफेक्शन सिनेरियो, व्हिच मींस कि उनके जो अर्निंग का ग्रोथ आउटलुक है उसके साथ में उनके भाव स्टॉक मार्केट के अंदर मैच हो चुके हैं। अगर कोई कारण सर मार्केट में गिरावट आती है, करेक्शन आता है, तो दे बिकम अ बाय अपॉर्चुनिटी। मेरा ऐसा मानना है कि करीबन 15 से 20% का रिटर्न आपको छोड़ना है कैपिटल गुड सेगमेंट में से जो पॉसिबल है, देन करेक्टिव डाउनसाइड के अंदर ये स्टॉक को बाय करना चाहिए, वेदर आई थिंक इट इज एबीबी, सीमेंस, ह्यूमन्स एज यू मेंशन, और मे बी मेनी अदर मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं। तो आई वुड रादर थिंक दैट आई थिंक करेक्टिव डाउनसाइड इन द मार्केट इज अ बाय अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अप्रिसिएशन लिमिटेड रहेगा 15 से 20% के बीच में। तो अगर आप नीचे के भाव पे लेते हो तो 15 से 20% का अप्रिसिएशन आपको साल में मुनाफे के साथ में मिल सकता है। तो दैट इज वेयर आई थिंक यू टू कंसंट्रेट योरसेल्फ इन बाइंग एट लोअर लेवल्स। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और जो कि
इस बार की सबसे स्ट्रॉन्ग थीम रही है, स्पेशली लास्ट 2 महीने में। देवेंद्र जी, आप एक्सचेंजेस को देखिए, आप ब्रोकिंग बिजनेस की कंपनियों को देखिए, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। बीएससी ने लीड किया, लुक एट एमसीएक्स नए प्लेटफॉर्म पे आने के बाद उनका मूव अच्छा रहा। एंजल वन को देखिए, सब ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अभी आपका इस स्पेस पे व्यू क्या है? क्या अभी भी इसको राइड करें, कंटिन्यू करें, या फिर अब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने चाहिए? हमारे बहुत सारे व्यूअर्स प्रश्न भी पूछते हैं और हम काफ़ी समय से बात भी कर रहे हैं। इनफैक्ट बीएससी पे तो 600-700 से बात हो रही है। यहाँ पर व्यू क्या है इस वक्त? अब क्या थोड़ा सा आप मोर देन एक्सपेंसिव की जो ट्रेजेक्टरी है उसमें आ चुके हैं? So in general, I would say that I think most of these businesses are having one common factor into it. That is, I think there is a restrictive entry barrier. Leave aside the brokerage business for a while, but I think stock exchange business, depository business, clearing corporation business, ये सब जो business है, वो business के अंदर काफी हद तक आपको एक entry barrier मिलता है. So as a result of which, I think this business will always be at premium and not at discount. That is the first point. सेकंड पॉइंट, ये बिजनेस के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो आज की तारीख में जो $4 ट्रिलियन के आसपास है, वो करीबन 2035 तक $12 ट्रिलियन बनने जा रहा है। दैट मींस अ 3 टाइम ग्रोथ फ्रॉम द करंट लेवल्स। अगर आज 70 लाख करोड़ का दिन का वॉल्यूम है, तो वो वॉल्यूम प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ेगा। दिस वॉल्यूम विल आई थिंक गो अप, आई थिंक इन नॉन प्रोपोर्शनेट मैनर। दैट मींस मच सिग्निफिकेंटली हायर वॉल्यूम विल हैपन इन द मार्केट। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये बिजनेस के अंदर अगले 10-12 साल की एक अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। दैट इज द सेकंड पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट मैं इसके अंदर मुद्दा रखना चाहता हूँ यहाँ पे, कि ऑल दिस एक्सचेंज बिजनेसेस आर आल्सो हैविंग मल्टीपल अदर प्रोडक्ट्स व्हिच हैव प्रोबेबली वर्कड फॉर देम। लाइक BSE हैज मेड अ सक्सेस आउट ऑफ स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। Quite possible that going forward they may have the insurance platform as well coming into them. And quite possible that there are multiple other synergic product I think which will come onto their platform. तो ये बिजनेस के अंदर बने रहना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म के अंदर शायद स्टॉक प्राइस फुल्ली प्राइस हो चुके हैं, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, वो पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक 500-600 से स्टॉक का भाव बढ़ के 2000-2100 हुआ है, तो वो पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते हो। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक हर करेक्शन, हर प्रॉफिट बुकिंग के अंदर ये बाय अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगेंस्ट आई थिंक द ब्रोकरेज कंपनीज विच आपने मेंशन किया, ब्रोकरेज कंपनीज के अंदर भी सिमिलर प्रपोजिशन है। आज की तारीख के अंदर जो डीमैट अकाउंट है, वो डीमैट अकाउंट यहाँ से हम समझने जा रहे हैं कि 3 गुना या 4 गुना बढ़ेंगे। That means that new investors are coming into the market. That means that new business volume will happen onto the brokerage platform. So those companies are also expected to produce relatively better performance than what they have produced up till now. Currently, the business model is more towards the discount brokerage. But मैं ऐसा समझता हूँ कि I think eventually the brokerage platform will adapt to the advisory model. And that is where probably I think you are going to see major amount of revenue coming into them. So we remain relatively more positive and bullish about the possibilities. इवन भाई, ऑटो कंपनी में और खासतौर से ऑटो एंसिलरी प्लेस, यू नो, योर बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, आपकी टायर कंपनियां, वहाँ पर कितनी क्षमता है अब यहाँ से भी बेहतर रिटर्न देने की? क्योंकि नंबर्स अगर आप टायर प्लेयर्स के देखें तो काफ़ी मजबूत आए हैं। एक लाइन से, चाहे वो सीएट हो, जेके हो, या फिर आपका अपोलो टायर। आज एडवांटेज जो मिला है, वो एडवांटेज उनको रॉ मटेरियल प्राइस का मिला है, जो लास्ट क्वार्टर के अंदर उससे अगले साल के अंदर नहीं मिला था। So to that extent, I think when you compare the working of these tire companies, I think you will find on a year-over-year basis a significantly large amount of improvement. So I think probably these stocks are driven by the commodity nature of the business. तो उसके लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप सस्टेन लेवल के अंदर आप इन्वेस्टेड रहो। मैं ऐसा समझता हूँ कि whenever I think there is a better time, you have to book some profit and then re-enter into it. I think when the commodity cycle turns slightly challenging. तो ये एक I think better approach रहेगा. As far as the demand scenario and outlook for tire is concerned, I think that is never a question. It is always positive. However, I think because of the commodity nature of the business, I think you may have to book some profit in the interim period and then possibly re-enter into the business again. As far as I think other auto ancillaries are concerned, there you have got a slightly better conviction because वहाँ पे एक तरफ जो रॉ मटेरियल के दाम है वो कंटेंट है आज की तारीख के अंदर, दूसरी तरफ most of the companies are having the dual portfolio, the ICE engine portfolio as well as the electric vehicle portfolio. तो दोनों के अंदर उनका I think एक आगे जाके परफॉर्मेंस बेटर बनता है. My take is that I think because of the corrective market in auto ancillary stocks, it may be a buy opportunity to buy into some of the select ones in the current markets.
तो कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स रहेंगे। अच्छा, एक पॉकेट जो अब मजबूती दिखाने लगा है, एटलीस्ट डे लो से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, वो है बैंक्स। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का दिन 56 अंकों की ही गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। अब रिवर्सल कुछ स्टॉक्स में आता हुआ, तो आईसीआईसीआई बैंक जो सबसे ज्यादा ड्रैग कर रहा था, अभी भी आपको 1% नीचे दिखेगा, लेकिन वहां पर थोड़ा सा एक्टिविटी, थोड़ी सी निबलिंग हुई है, यहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ। ऐसा ही कुछ हाल कोटक का भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दरअसल सपोर्ट किया है वो ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक जैसे प्लेयर्स ने किया है। 1492 पर इस समय ट्रेड दिखाता हुआ। बैंक्स और एनबीएफसीज पर देवेन भाई अब आपका क्या रुझान रहेगा? So Arshada, I think we are remaining extremely convinced and bullish, and we feel that I think this is the space one should remain invested in. Particularly जो बैंक्स और एनबीएफसी फिनटेक को यूज करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन रीच बनाते हैं, फिनटेक्स को यूज करके अपना क्रेडिट लेंडिंग की एफिशिएंसी क्षमता बढ़ाते हैं, वो कंपनीज के लिए मेरा ख्याल से आई थिंक अपॉर्चुनिटी अच्छा रहेगा। एक तरफ आपके पास अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आई थिंक लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स ड्यू टू आई थिंक द एबिलिटी टू प्रोक्योर द फंड्स एट अ चीपर कॉस्ट. Corporate banks and some of the larger banks are having that advantage. On the other side, corporate lending is growing at 20%. Home finance is growing at 20%. Retail lending is growing at 20%. और प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी करीबन 10 से 15% के बीच में लोन ग्रोथ है। तो अगर जो कंपनियां एचडीएफसी बैंक इंक्लूडेड, जो कंपनियां ये बिजनेस के अंदर अपना पोर्टफोलियो संभाल के चलाती है, on one side lower cost of funds, on other side I think the systematic lending across all the 4 areas, probably I think they are relatively better placed, both as far as I think the NIM is concerned, and at the same time I think the fee income that they get because of the higher lending of the books. HDFC Bank के अंदर we are seeing the possibility of the size of the AUM getting doubled to 45 lakh to 50 lakh crore in a course of next 4 years time. Similar could be the situation with some of the larger banks के जिसके पास well capitalized portfolios है, उनके लिए भी शायद आई थिंक डबल साइज होना संभावित है। तो इफ दैट इज अ सिचुएशन देन यू आर एक्चुअली गेटिंग अ सिग्निफिकेंट हाई अमाउंट ऑफ आईआरआर ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ऐसा मानना है कि करेक्शंस के अंदर स्टॉक नीचे बहुत दाम में मिलते हैं, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए। चलिए देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने, और एक बार फिर से आपको पूरे सीएनबीसी आवाज परिवार की तरफ से दीपावली की आपके क्लाइंट्स को, आपके सभी परिवारजनों को अग्रिम शुभकामनाएं। हालांकि दिवाली से पहले या फिर दिवाली दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी एक बार, और एक बार जरा लेके आइए, इतना खुशी का माहौल है तो 2-3 चीज़ें और जोड़ देते हैं यहाँ पर जो अच्छा कर रही हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स ले आइए एक बार जरा जनाब। इट्स 1106, क्या गजब का मूव आया, 1088 किस तरह से भाग कर अब करीब 1106 पे, अगर ये यहाँ पे क्लोज होगा तो ये ऑल टाइम हाई फॉर यूनाइटेड स्पिरिट्स। फाइनली बीटीएसटी कॉल ले लें यहाँ से डायरेक्टर साहब, ले लेते हैं, इतना शुभ मौका है तो ले ही लेते हैं। मानस, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए, कल के लिए ग्लेनमार्क पे मेरा ध्यान है। ग्लेनमार्क पे खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पैटर्न देखें तो ग्लेनमार्क ने आज पहले दिन, अगर हम पूरे कंसोलिडेशन की बात करें तो आज फर्स्ट साइन है रिवर्सल का, क्योंकि 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज एक ही दिन में ब्रीच हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे ग्लेनमार्क के। 487 के भाव चल रहे हैं फ्यूचर में, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 777 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 810 के टारगेट सेट करने हैं ग्लेनमार्क के फ्यूचर में। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बिल्कुल वीरू, देखिए 2 ट्रेड हम डिस्कस किए थे यहाँ पे, एक टीवीएस मोटर और दूसरा केपीआईटी, दोनों में अच्छा खासा मोमेंटम है। इनफैक्ट मैं इन्हीं काउंटर्स के साथ कंटिन्यू रखना चाहूँगा। केपीआईटी को नया ट्रेड भी लिया जा सकता है, अब ऑलरेडी इसमें अच्छा मूवमेंट हुआ है, तो नए ट्रेड पे ध्यान रखें। तो यहाँ पे 1306 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, अगेन टारगेट सेम रहेगा 1350 1355। सो टीवीएस मोटर केपीआईटी ऑलरेडी रिकमेंड किया है, केपीआईटी को वापस मैं बीटीएसटी के तौर पे भी यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा। ओके, केपीआईटी को याद रखिएगा। केपीआईटी मिड कैप आईटी में उन कंपनियों में शुमार है जिसकी इस बार की अर्निंग्स बहुत अच्छी थी, और इनफैक्ट हम इस मैनेजमेंट से बातचीत कर भी रहे थे 10 का दमदार ट्रेड में, आज आई थिंक लास्ट वीक हमने बातचीत की थी, और अब ये 1326 पे ये कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, लाइक बिरला सॉफ्ट, लाइक केपीआईटी। हालांकि बिरला सॉफ्ट से भी कहीं अच्छा बेहतर ये चार्ट है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। गौरांग, आप क्या पिक करेंगे? तो
अगर बाजार थोड़ा बहुत संभलता है यहाँ से, तो मेरे ख्याल से ऑटो क्षेत्र में एक कंपनी जो कि काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रही है वो बजाज ऑटो, तो यहाँ पर नजर होगी हमारी। बजाज ऑटो को आप पिक करके कैरी करेंगे। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? ओके, मेरे ख्याल से रुचित अब नहीं है। राजेश सतपुते जी बचे हुए हैं अभी, उनसे ट्रेड लेते हैं, और गाभासर का ट्रेड भी बाकी है। राजेश जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मैं एस्ट्रल को लेके जाऊंगा। मेरी नज़र है एस्ट्रल पे। आज यहाँ पे एक प्राइस ऑन वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है एस्ट्रल में, और मुझे लगता है कि ये करीबन 1940 तक जाएगा। 1940 1896 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो बाय करे। स्टॉप लॉस रखे 1875 का एस्ट्रल। ओके, एस्ट्रल एक सेकेंड, एस्ट्रल के चार्ट्स को जरा मैं भी देखता हूँ। आई मीन बहुत दिनों बाद इसका नाम आज अपीयर हुआ है, मतलब मेरे सामने। इट्स 1889। राजेश जी ने क्या देखा है ऐसा? ओके, आज क्लोज शांत है, देखिए आई मीन 0.8% ऊपर है, बट ये क्लोज आ रहा है सारे एवरेजेस के ऊपर, यानी राजेश जी आने वाली तेजी को भापते हुए। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे? मैं कैरी करूंगा बर्जर पेंट। ट्रेड करा है 586 पर, स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 581 का होना चाहिए, टारगेट होगा 600 का। बर्जर पेंट। जी हाँ, बर्जर पेंट्स। जब मैं एशियन पेंट्स की बात कर रहा था, जब मैं गौरांग से व्यू ले रहा था, उस वक्त मेरी बर्जर पे भी नजर गई थी, लेकिन मैं बात नहीं कर पाया था। आई थिंक उस वक्त कुछ विषय थे, बट बर्जर पेंट की क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग है। और मेरे ख्याल से लास्ट अगर आप सितंबर अक्टूबर को देखें या फिर नवंबर के इन सेशंस को देखें, इसमें दो बहुत ही खराब कैंडल क्रिएट हुई थी। एक 25 सितंबर को, और उसके बाद एक 28 सितंबर को, जब क्रूड बहुत तेज़ी पकड़ गया था। और उसके बाद पहली बार आज हम उस 28 सितंबर की लगभग कैंडल का 60% लॉस कंप्लीट वो कैंडल में कन्वर्ट कर दीजिए। उस चार्ट को दिखाइए। कहने का मतलब ये है कि अब ये 25 सितंबर के बाद के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आकर ट्रेड करता हुआ, तो क्रूड का एडवांटेज पूरी तरीके से कैरी करता हुआ एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, KPIT जो चंदन ने रिकमेंड किया वो डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। और एक बार मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स को फिर डिस्कशन में शामिल करना चाहूँगा। ऑन सीरियस नोट, अभी तो मजाक कर रहा था मैं ऐसे ही बस, लेकिन चंदन, ये ब्रेकआउट आप कैसे रीड कर रहे हैं? और मैं ऑलमोस्ट ये कह सकता हूँ कि जनवरी 2015 से चली आ रही एक वाइल्ड चैनल का जो स्विंग हाई है, या फिर जो राइजिंग चैनल का जोन है, वो कटने को तैयार है। इस ब्रेकआउट को कैसे रीड करेंगे आप? बिल्कुल, ऑन ए सीरियस नोट वीरू, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। हमने यहाँ पे TVS मोटर और KPIT की बात की, और तीसरा ट्रेड का नाम पूछोगे तो मैं मैकडोवेल यहाँ पे डिस्कस करने वाला था। मैकडोवेल की बात देखें तो ऐसा लग रहा है कि हाई स्प्रिट ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, फेस्टिवल सीजन को चीयर कर रहा है। डेली चार्ट पे कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं, और डिसाइसिवली अब 1100 के ऊपर टिकने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप देखोगे लगभग 17 अक्टूबर को 1100 के आसपास नहीं पहुंचा, और वहाँ से डिक्लाइन हुआ और वापस उस लेवल को अटेम्प्ट कर रहा है। तो सेम लेवल पे डिक्लाइन और वापस उस लेवल को अटेम्प्ट कहीं ना कहीं बड़े अपमूव के इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आज नहीं तो 1-2 दिन में यहाँ पे रैली बनना चाहिए। 1080 का सपोर्ट बना सकते हैं, ऊपर में 1130 से 1140 तक का स्विंग यहाँ पे बनना चाहिए। तो ओवरऑल बुलिश बायस है, ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार है। हल्का सा फॉलो पाते ही 4 से 5% का रनअप आपको मैकडोवेल यानी यूनाइटेड स्पिरिट में बनना चाहिए। USL नंबर से पहले यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, वैसे एक और स्टॉक जिसमें एक्शन दिखा है आज नतीजों से ठीक पहले, वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का चार्ट लेकर आइएगा। प्राइस एक्शन 1% का, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 16-17% तक का है। सातपुते जी, कोई ट्रेड लेना है क्या 1542 पर? हर्षदा जी, अच्छा पिक है, आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इट्स अ परफेक्ट कॉन्ट्रा सेटअप मेरे नजर से हट गया था। सो बाटा देखिए, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट करीबन 16.9% है, तो प्राइस भी ठीक है। अगर टेक्निकल देखे तो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो मेरे हिसाब से जो मंदी होनी थी वो हो चुकी है। तो यहाँ पे लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस रखे 1520 का। इसका जो रिलीफ रैली, हम जो रिलीफ रैली प्ले करेंगे इनिशियली, इसका टारगेट होगा 1580 से लेके 1600। 80 से लेके 1600, और आज नंबर्स आएंगे, कल देखते कैसे रिएक्ट करता है काउंटर। ध्यान रहे, बाटा इंडिया बहुत ही शांत ट्रेड रहा है इस पूरे साल, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं किया। और आज नंबर्स के बाद ये डेटा पॉइंट आएगा कि कितना प्रीमियमाइजेशन इनके लिए बनता दिखाई दिया है। हाँ, बाटा के भी कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं। इन्होंने हाल ही में जो
ना इन्वेस्ट वाला करार अनाउंस किया, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, वो सारी चीजें बारीकियां निकल कर आएंगी। स्टॉक 1% ऊपर, राजेश सातपुते कह रहे हैं तेजी करके जाए। गावा साहब, ऐसा ही एक ट्रेड जिसके नंबर्स का इंतजार है वो है पिडिलाइट, 1% का इजाफा 2478 पर स्टॉक। कल दोपहर को भी हम इसे मेंशन कर रहे थे, क्या यहाँ आप ट्रेड कैरी करेंगे? एक्चुअली पिडिलाइट मुझे लगता है मैंने दिवाली पे दिया था 2-3 दिन पहले, पिडिलाइट दिया था या पीआई दिया था मुझे पता नहीं, शायद यही दिया था। अपमूव मिलना चाहिए पिडिलाइट में, अच्छा लग रहा है। बेस है 2425 पर, अपमूव मिलेगा तो मेरे ख्याल से 2550 तक जा सकता है। मैटर ऑफ टाइम, 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये पिडिलाइट मुझे पसंद है। पिडिलाइट गावा साहब को पसंद है, ये जोड़ मजबूत दिख रहा है, 1.5% का इजाफा। अच्छा चलिए, इस बीच आखिरी 7 मिनटों के ट्रेड में हम उतर रहे हैं, तो स्टॉक्स जो शायद पोजीशन अपनी बैन लिस्ट में बना सकते हैं उसमें है डेल्टा कॉर्प, 96% तक की पोजीशन आ गई है। अब डेल्टा का किस्सा तो हम सब जानते हैं। नॉर्मली ये दिवाली के आसपास डेल्टा कॉर्प में वैसे पुराने ज़माने, पिछले साल तक अच्छी खासी तेज़ी हो जाती थी। ये एक के बाद एक जीएसटी वाले क्लेम्स चिपकाकर यहाँ पर स्टॉक की हालत काफ़ी बिगड़ गई है वीरू, आज 2% नीचे। फिर वैसे इसके नतीजे कल आएंगे हर्षदा, और लेकिन मैं शायद एक ही चीज़ से काम चला लूँ। कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ख़राब है हर्षदा। 139.90 पे आप यकीन मानिए, अभी भी आई थिंक मतलब पिछले 4 दिन में पुल बैक रहा है इस पर, लेकिन वो लास्ट 2 सेशन की जो कैंडल्स काफ़ी थिन थी बॉडी जिसकी, उसको इसने कवर कर लिया। फॉर मी इट्स नेगेटिव, बहुत ही नेगेटिव है ये पैटर्न, और कोई भी पुल बैक अब तक सक्सीड नहीं हो पाया इसमें। पार तभी होगा जब ये करीब करीब 155-57 की ट्रेजेक्टरी को पार कर देगा। एज ऑफ नाउ उसके कोई इंडिकेशन नहीं है। आज देखिए 145 पे खुला, वहाँ से फिर कोलैप्स। 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ। अच्छा, एक बार जरा ब्रेथ रखिएगा, फिर हर्षदा के पास चलेंगे। ब्रेथ कैसी है देखिए, इट्स ओनली एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी का जो इम्पैक्ट है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। निफ्टी ने एग्जैक्टली आज अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को पार नहीं किया, और एक्सपायरी का इम्पैक्ट ऐसा था क्योंकि हम देख रहे थे कल भी और आज भी इंट्राडे में इन 2 स्ट्राइक्स पे 19,450-500 पे लगभग 2 करोड़ के कॉल राइटर थे। तो उसका इम्पैक्ट क्या था? सारा एक्शन रहा स्टॉक्स पे, इंडेक्स रहा रेंज में। 88 लॉन्ग्स, ये फिगर अभी भी अगर आप देखें कल के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, जो कि इंडिकेट करती कि इंडेक्स जब रेंज में था स्टॉक्स कमाल दिखा रहे थे। लाइक ऑटो, लाइक फार्मा, शॉर्ट कवरिंग 28 में, शॉर्ट 62 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी 7 स्टॉक्स में। एक बार जरा लॉन्ग्स की कैटेगरी लेके आइए कौन सी थी। नो डाउट अबाउट दैट कि वो शायद फार्मा होगी, और वो शायद होगी कुछ बैटरी स्टॉक्स और टायर स्टॉक्स। और विंडो फार्मा स्ट्रॉन्ग मूव 4% ऊपर। कमिंस में अगर आप देखें पोस्ट अर्निंग्स आज एक करीब 4.5% का मूव था। जाहिर है सुबह सुबह हमने ट्रेड पकड़ा था करीब 313 पे, डे हाई पे क्लोज हुआ। बाकी इप्का लैब, एलकेम सब में शॉर्ट कवरिंग थी। इन्फो एज आज स्ट्रॉन्ग ये ट्रेड पकड़ा प्रकाश सर निर्मानस ने। बर्जर पेंट्स में स्ट्रॉन्ग पुल बैक, और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। शॉर्ट बिल्डअप था बीएचएल में, हर्षदा ने जो डेल्टा का जिक्र किया, भारत फौज, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पिरामिड एंटरप्राइजेस में शॉर्टिंग हुई। और अगर आप एक नेक्स्ट स्लाइड में जहां प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, उसमें वोडाफोन आइडिया, कैनरा बैंक, टेक महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, और साथ ही साथ एबी फैशन। एक बार लेके आइएगा जरा आप निफ्टी पीएसयू बैंक। कल निफ्टी पीएसयू बैंक ने मतलब जो इंडेक्स था बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था निफ्टी बैंक के उस आखिरी के 1 घंटे के स्विंग में, लेकिन आज वो जनरेट नहीं कर पाया। और एसबीआई जो सुबह अच्छा कर रहा था वो भी बैकफुट पे आ गया। एंड सेम इज द केस विद कैनरा बैंक। ये भी आप एक बार देखें तो करीब करीब 384 पर आज रेस्ट लेकर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जोन पे क्लोज होता हुआ। बट ये क्लोज स्टिल, इस चीज़ को देखते हुए देखिए, इस चीज़ को आपको एडमायर करना पड़ेगा कि हम पिछले 2 नवंबर को लेवल था करीब करीब 19,053 का। 1, 2, 3, 4, 5वां सेशन है, तेजी देख रहे हैं हम लगातार। तो एक्सपायरी डे पे अगर ये रेस्ट हुआ है तो हर्षदा कोई बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल से बड़ी छलांग लगाने के लिए आपको किसी भी एक बड़े क्रिटिकल जंक्चर पर, लेवल पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, और वो होता हुआ हर्षदा। जी हाँ, टाइम ले रहा है मार्केट, लेकिन अपनी चाल को धीरे धीरे करके और सुधार भी रहा है। तो 19,442 के आसपास निफ्टी बैंक आज हमने देखा है पोजीशन यहाँ पर ज़्यादा वीकनेस की थी। 43,611 से हम एटलीस्ट 60 पॉइंट रिकवर कर पाए हैं। वो 611 दरअसल आज का डे लो था, 611 के नीचे हम इनफैक्ट गए थे। 547 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वहाँ से तो काफ़ी बेहतरी देखने को मिली है। सिर्फ 62 पॉइंट तक की ही गिरावट पर जाकर टिकेंगे। HDFC बैंक का साथ ये मजबूत रहा है। साथ ही साथ SBI की तरफ से हल्का सा सपोर्ट मिला,
बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दूसरे कुछ काउंटर्स रहे हैं जहां पर तेजी बनी, लेकिन आज आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे ज्यादा ड्रैग किया है निफ्टी बैंक को। चलिए मॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं किन किन स्टॉक्स में क्या कुछ हो रहा है। वैसे मिड कैप इंडेक्स तो 400 पॉइंट ऊपर टिकने की तैयारी में है। ये निफ्टी बैंक के चक्कर में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। 400 पॉइंट का इजाफा यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। आज देखिए निफ्टी की चाल 19442 के आसपास, डे हाई 19455 के आसपास था, तो वहां से करीब 10-11 पॉइंट नीचे, तो हायर ग्राउंड पर ही हम जाकर टिक रहे हैं। निफ्टी बैंक की चाल 62 पॉइंट की गिरावट रह गई है। ये भी डेलो से अच्छी खासी डिसेंट रिकवरी दिखाने में कामयाब रहा है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो आज जमे हैं तेजी की तरफ, कंसिडरिंग आज मार्केट ब्रेथ अच्छा खासा पॉजिटिव साइड पर बनता दिखाई दिया था, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, कच्चे तेल में जो मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी उसका कुछ सपोर्ट लिया, तो एचपीसीएल 7% ऊपर, बीपीसीएल और आईओसी भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। बीपीसीएल में 2.5% का इजाफा, आईओसी फाइनल क्लोज आधे % नीचे दिखा रहा है। फार्मा कंपनियां, इप्का लैब्स, एल्केम लैब्स, सिप्ला जैसे ट्रेड्स, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे ट्रेड्स, ये पूरा पॉकेट था जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिली है और इंडेक्स भी करीब 1.5% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है, तो ये एक और मजबूती वाली कड़ी। कुछ और स्टॉक्स में आप पेंट कंपनियां देखिए, वीरू ही मेंशन कर रहे थे एशियन पेंट, बर्जर जैसे ट्रेड्स को, वहां पर भी वो कच्चे तेल का कुछ प्ले देखने को मिला। एशियन करीब 2% ऊपर जाकर टिकता हुआ और 2.5% तक की तेजी बर्जर पेंट्स में आज देखने को मिली है। कमिंस एक सरप्राइज पैकेट था क्योंकि कमिंस के नतीजे मिक्स थे और जो इनफैक्ट इसके ग्लोबल पेरेंट की तरफ से बयान आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे। उसके बावजूद देखिए स्टॉक 4% तक के रिटर्न्स कमा कर गया है। एक अच्छा मूव दरअसल कमेंट्स में बनता दिखाई दिया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा टाइटन वाले ट्रेड पर जहां पर तेजी देखने को मिली, भेल वाले ट्रेड्स, डेल्टा कॉर्प जैसे ट्रेड जहां पर कुछ मुनाफा वसूली की पोजीशंस बनती दिखाई दी थी, वो भी कुछ स्टॉक्स हैं जो नोटवर्दी है जिन पर आज ज्यादा प्रेशर देखा गया। आखिरी 17 सेकंड और आपके लिए लेकर आते हैं पूरा हीट मैप जहां पर क्लियरली पिक्चर साफ हो जाएगी कितनी तेजी कितनी मंदी में हम जाकर टिक रहे हैं। तो ब्रेथ दरअसल पॉजिटिव है, ज्यादा तेजी वाले काउंटर्स, मंदी आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। आज टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स का साथ नहीं था। विप्रो, एचसीएल, टेक भी टूटते हुए दिखाई दिए हैं आज, डिस्पाइट द फैक्ट कि कल नैस्डैक में 100 पॉइंट की बढ़त थी। तो आज एक बैकफुट पर टेक्नोलॉजी काउंटर्स और दिग्गज बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक का साथ नहीं था। एक्सिस सपोर्ट कर रहा था लेकिन जाते जाते वहां पर भी कुछ पोजीशंस हल्की फुल्की होती हुई दिखाई दी है। बीपीसीएल, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, टाइटन, एलएनटी, अदानी एंटरप्राइजेस समेत ये डे के टॉप गेनर्स हैं। फिर ओएनजीसी, आयशा, आईटीसी जैसे काउंटर्स में भी 1% तक की तेजी बनी। कुल मिलाकर आज है तेजी वाला दिन। 30 पॉइंट ही सही संभल कर चल रहा है मार्केट, लेकिन बढ़त पर कारोबार देखने को मिला है। और निफ्टी बैंक के लिए आप कह सकते हैं एक डिसेंट रिकवरी डे लो से, भले ही हम 83 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए नीचे का क्लोज दिखा रहे हैं। तो ये है आपके लिए आज की चाल। सीधा सौदा में यतिन और नीरज के बीच आज का मुकाबला, रिटर्न्स क्या बने वो अब आपकी स्क्रीन पर। तेजी में प्रिंस पाइप, दीपक नाइट्राइट परफॉर्मर्स थे यतिन के लिए, मंदी में मिश्र धातु और रेन इंडस्ट्री इन्होंने रखा था नंबर्स के आधार पर। BHPCL, अपोलो टायर, डॉलर इंडस्ट्रीज और यथार्थ हॉस्पिटल, ये सारे वो तेजी वाले ट्रेड्स जो नीरज ने किए हैं आज सुबह में आपके लिए आइडेंटिफाई। ये है आपके लिए आज की तस्वीर। मार्केट आपके लिए 30 पॉइंट ऊपर निफ्टी और 83 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक। वीरू जी हाँ हर्षदा, और एक और चीज़, एक तबका बहुत अच्छा रहा, वो था मिड कैप्स, ऑलमोस्ट एट डे हाई। आज मिड कैप इंडेक्स शानदार तेजी लेकर 40,437 के स्तर पे। अब एक कड़ी तो आज निपट गई निफ्टी बैंक, अभी बाकी है निफ्टी। कल उसकी एक्सपायरी है, कल फिर होगी मुलाकात हर्षदा, मेरी, आशीष, नीरज जी और साथ ही साथ अनुज की सुबह मॉर्निंग कॉल और फिर उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।